अतीत में जो कुछ भी बुरा हुआ उसके लिए आरोही अर्नव को भी कसूरवार ठहराती थी, क्योंकि उसने कभी भी उस पर भरोसा करने की कोशिश भी नहीं की। अर्नव की कड़वी बातों के जवाब में उसने भी अर्नव को सुनाते हुए कहा, अर्नव, मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आई थी, ना तब और ना ही अब। वो तो तुम थे जो मेरी तरफ खींचे चले आए थे। सो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में अब दोबारा मत रहना कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। अर्नव को भी बहुत चुभी आरोही की ये बातें, क्योंकि इन 4 सालों में वो इस दर्द के साथ जीता आया है। जिस लड़की को उसने अपनी जिंदगी माना, जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया, उस लड़की ने उसे धोखा दिया। उसी प्यार ने उसके साथ बेवफाई की। उसकी कड़वी बातों की वजह से अर्नव को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने आरोही के हाथ को और भी मजबूती से पकड़ा और फिर सख्त आवाज में कहा, बेवकूफ था उस वक्त जो तुम्हारे प्यार में पागल हुआ करता था, तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता था। मगर मुझे यह बात नहीं पता थी कि इस भोले भाले मासूम से चेहरे के पीछे एक घटिया लड़की होगी। आरोही को भी अब अर्नव पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस टोन में अर्नव उसे सुना रहा था। अर्नव को उसी भाषा में जवाब देने के लिए आरोही उसकी ओर उंगली दिखाते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर अर्नव राय सिंघानिया। आई डोंट वांट एनी आर्ग्यूमेंट विद यू, सो प्लीज मुझसे दूर ही रहो। अंडरस्टैंड? आरोही अब कोई बात नहीं करना चाहती थी अर्नव से, क्योंकि इतने सालों बाद अपने अतीत से मिलकर वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसकी आंखें भर आई थी, जो शायद किसी भी वक्त उसके दिल का दर्द आंखों से मोती बनकर बाहर आ जाए। वो अपना हाथ अर्नव से छुड़ाते हुए वहां से वापस चली जाती है। तभी अर्नव उसका हाथ पकड़कर एक बार फिर से मरोड़ देता है। उसकी इस हरकत से आरोही को बहुत तकलीफ पहुंचती है और उसके नाजुक हाथों पर अर्नव की उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं और वो दर्द की वजह से छटपटाने लगती है और वो फिर एक बार कहती है, लीव माई हैंड अर्नव, आई से लीव माई हैंड। आरोही के काफी चीखने पर अर्नव ने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर बड़ी बेदर्दी से उसे नीचे पूल में गिरा दिया। आरोही को पूल में गिरते देख अर्नव बहुत खुश हुआ और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरने के बाद शांत स्वर में उसने कहा, ओके, आई हैव वन क्वेश्चन। तुमने स्विमिंग कब और किससे सीखी? जहां तक मुझे लगता है बडीज में से किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया होगा, तो फिर किसने? आरोही गुस्से में पूरी तरह बौखलाई हुई थी। उसे अर्नव पर बेहद गुस्सा आया जब उसने उसे पूल में गिरा दिया। तो इस बात का बदला लेने के लिए उसने अर्नव के ऊपर पानी के कुछ छींटे फेंके, मगर अर्नव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और एक बार फिर उसने आरोही पर व्यंग्य मारते हुए क्रोधित स्वर में कहा, ओह या, तुम्हारा वो सो कॉल्ड आवारा बॉयफ्रेंड भावेश। आई एम श्योर कि तुमने ये स्विमिंग, ये लुक, सब कुछ उस भावेश के लिए ही बदला होगा, जिससे कि तुम उसे अपनी अदाओं से रिझा सको। इस बात से आरोही को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इस बार अर्नव ने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार किया था। तो दिल तो आरोही का टूटना ही था। किसी तरह वो स्विमिंग पूल से बाहर आई और अपनी नाराजगी जताने के लिए अर्नव की शर्ट के कॉलर को खींचकर बोली, बिहेव योरसेल्फ। अर्नव इस वक्त बहुत गुस्से में था और आरोही को सिर्फ घूर रहा था। अपनी बात पूरी करने के बाद आरोही अर्नव को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे थप्पड़ मार पाती कि अर्नव उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को मजबूती से मरोड़ते हुए कहता है, डोंट क्रॉस योर लिमिट मिस आरोही राजवंशी। तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ। और अब तक तुमने मेरा प्यार दिखा है, लेकिन अब तुम मेरी नफरत देखोगी और उस नफरत की आग में तुम हर पल जलोगी। अर्नव की धमकी से आरोही बेचैन हो उठी और अपने माथे पर आए पसीने को पोंछने लगती है। तो उसके माथे पर पसीने को देखकर अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो कि अर्नव राय सिंघानिया कभी किसी का कोई भी उधार नहीं रखता। रिमेंबर दैट। आरोही बस देखते रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, पर जब वो बोलने की कोशिश करती तो अर्नव ने उसे चुप करा दिया। अपनी बातों से अर्नव उसे डराने की कोशिश करता है और इसलिए वो आरोही के पीछे जाकर उसकी गर्दन पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए बोला, एनीवे, यू आर मोस्ट वेलकम इन इंडिया आरोही। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि आने वाला एक एक पल तुम पर कितना भारी पड़ने वाला है। पानी में भीगने के कारण आरोही ठंड से पूरी तरह कांप रही थी। उसके गीले हो चुके कपड़े उसे और भी परेशान कर रहे थे। घबराई हालत में आरोही पीछे जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्नव उसे जलील करने का इतना अच्छा मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। आज वो आरोही से सब हिसाब चुकता कर लेना चाहता था। उसने आरोही के हाथ को पकड़ा और अपनी बाहों में खींच लिया। अर्नव की बाहों में आने के बाद आरोही के दिल की बेचैनी अब और भी बढ़ने लगी और साथ ही वो कमजोर पड़ने लगी। वो इतनी नर्वस थी कि ढंग से अर्नव से नजरें तक नहीं मिला पा रही थी और फिर धीरे धीरे अर्नव से नजरें चुराते हुए आरोही दूर जाने की कोशिश करने लगी। तब अर्नव ने आरोही के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाई और फिर उसके गीले बालों से टपक रहे बूंदों को अपनी उंगली से छूते हुए बोला, मेरी इस अधूरी मोहब्बत में बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ आरोही राजवंशी। जो दर्द तुमने मुझे दिया है, वही दर्द अब मैं तुम्हें सूत समेत लौटाऊंगा। अर्नव की बातों से आरोही का दिल तो बहुत दुखा, पर उसने अब ये ठान लिया था कि वो अर्नव को हर चुनौती में हरा कर रहेगी।
और उसे मुंह तोड़ जवाब भी देगी। काफी बातें सुनने के बाद आरोही मुस्कुराई और अर्नव को तेवर दिखाते हुए बोली, लिसन अर्नव, तुम्हें जो करना है तुम करो, बट ऑलवेज रिमेंबर कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, बिकॉज आई एम आरोही राजवंशी। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। आरोही के जोश को देखकर अर्नव बहुत तेज हंसा और शांत स्वर में उसे तेवर दिखाते हुए बोला, और तुम भी मेरी एक बात हमेशा याद रखना आरोही, जो चोट तुमने मेरे दिल को पहुंचाई है, अब वही चोट और दर्द मैं तुम्हें दूंगा। तो वहीं बाहर लॉन में सर्द हवाएं चलने लगी तो दिशा, वेद और अक्षय अंदर आ गए। इधर आरोही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस भाषा में अर्नव उससे बात कर रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही लड़का है जो कभी उसे एक खरोंच तक आ जाती थी तो वो उसके लिए इतना परेशान हो जाता था कि पूरा आसमान सिर पर उठा लेता था। मगर आज रिश्ते में गलतफहमी और नफरत की वजह से अर्नव उसे चोट देने की बात कर रहा था। इन बातों को सोचते समय आरोही की आंखें आंसुओं से भीगने लगी, लेकिन अर्नव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके दिल में आरोही के लिए ना अब प्यार बचा था और ना ही किसी तरह की फिक्र। उसे बस एक चीज से मतलब था और वो है सिर्फ आरोही से अपने साथ हुई बेवफाई का बदला लेना। अर्नव को आरोही से मिले आधा घंटा हो गया था तो अब वो यहाँ और नहीं रुकना चाहता था। तो वहां से जाने से पहले उसने आरोही को चेतावनी देते हुए कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगा, ये बात तुम याद रखना। कहते हैं ना, रिश्ते को बहुत ही प्यार से संभाल कर रखना पड़ता है, उनकी कद्र करनी पड़ती है और ढेर सारा ख्याल भी रखना पड़ता है। लेकिन जब इन्हीं रिश्तों में दूरियां, गलतफहमियां, शिकायतें और नफरत आ जाते हैं तो मजबूत से मजबूत रिश्ते को शीशे की तरह टूट कर बिखरने में जरा भी वक्त नहीं लगता। क्या खूब कहा है किसी ने, रिश्ते में मजबूती तब तक बनी रहती है जब तक निभाने वाले रिश्ते को निभाना चाहते हों। किसी एक के भी डगमगाने से रिश्ते के मकानों की पुरानी दीवारों में दरार आने लगती है। उसकी इस धमकी से आरोही का मूड बिल्कुल ऑफ हो गया और फिर वो भी तीव्र आवाज में अर्नव के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगी, अर्नव, ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तुम मेरी लाइफ को हेल बनाओगे। नो वे, आरोही राजवंशी अब बदल चुकी है और उसे हराना इम्पॉसिबल है अब तुम्हारे लिए। अर्नव सख्त कदमों में गेस्ट रूम में आता है और कमरे में आने के बाद उसने दरवाजे को बहुत जोर देकर बंद किया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी इस ख्याल से कि जिस लड़की को उसने अपनी जिंदगी माना, लेकिन वक्त ने आज ऐसे करवट बदली कि उसे अपने प्यार को ही बर्बाद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में अगर दोबारा आरोही से मिलना हुआ तो वो इतनी बदल जाएगी कि उसे पहचानना तक मुश्किल हो जाएगा कि क्या ये वही मासूम सी दिखने वाली आरोही है जो जुबान से नहीं आंखों से बहुत कुछ कह जाती थी। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था आरोही पर, इतना कि खुद नहीं पता था उसे कि वो किस हद तक जा सकता है। अर्नव अपना गुस्सा सामने दीवार पर पंच मार मार के उतारता है और तब तक दीवार पर मारने लगता है जब तक कि उसके हाथों से खून नहीं बहने लगता। इधर आरोही भी अपने रूम में वापस आ जाती है। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि अब तक जिस सच से वो भाग रही थी उसके सामने एक दिन इस तरह से आएगा। वो सच, वो अतीत और कोई नहीं बल्कि अर्नव था जिससे आरोही ने कभी बेइंतहा मोहब्बत की थी। डिनर का वक्त हो गया था तो वैष्णवी जी सभी को डिनर करने के लिए बुलाती हैं। आरोही और अर्नव भी न चाहते हुए डिनर के लिए आते हैं, जहां वे दोनों एक दूसरे से गलती से टकरा जाते हैं। एक दूसरे से टकराने के बाद उनकी नजरें आपस में फिर मिली, लेकिन अब उनकी आंखों में प्यार नहीं सिर्फ नफरत थी। थोड़ी देर बाद बाकी बडीज भी आते हैं और आरोही और अर्नव को एक साथ देखकर डर जाते हैं। वेद भी परेशान हो जाता है आरोही को अर्नव के सामने देखकर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका दोस्त अर्नव एक बार फिर से उसी आग में जले जो आरोही की याद दिलाता हो। आरोही और अर्नव को सामने देख अक्षय चौंक गया और अपनी आंखों को मलते हुए कहा, ये दोनों एक साथ? कब और कैसे? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? इधर दिशा भी हैरान थी ये सोचकर कि अर्नव और आरोही एक दूसरे से मिले कब होंगे और जब मिले होंगे तो इन दोनों के बीच उस वक्त क्या बात हुई होगी। अक्षय ने दोबारा जब अपनी आंखें मली तब उसे यकीन हुआ कि वो कोई सपना नहीं देख रहा बल्कि ये हकीकत है। पर अक्षय उन दोनों के बीच बिखरी खामोशी और नाराजगी देखकर ये जरूर समझ गया था कि इन दोनों के बीच बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट जरूर हुआ होगा। वेद अर्नव के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और आरोही को आंखें दिखाने लगा। वो उसे आंखों से चेतावनी दे रहा था कि वो हमेशा अपने भाई के साथ खड़ा रहेगा। दिशा इस तनाव भरे माहौल को तोड़ते हुए कहती है, हेलो अर्नव, आरोही। दिशा जैसे ही आरोही का नाम अर्नव के नाम के साथ बोलती है तो अर्नव और आरोही बहुत ही सख्त भाव से उसे घूरने लगे और अर्नव के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए आरोही ने दिशा को आगे से उसका नाम अर्नव के साथ जोड़ने से मना कर दिया। अर्नव चुपचाप खामोशी से चेयर पर बैठ गया और अपने हाथ में लगी पट्टी को छिपाने की कोशिश करता है, पर वेद ने देख लिया था और परेशान होते हुए उसके हाथ पर लगी पट्टी को देखकर बोला, भाई तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कहीं इस आरोही ने तो नहीं ना कुछ? वेद का इशारा आरोही की तरफ था
उसे भी इस बात से घबराहट हो रही थी कि कहीं आरोही के बदले हुए रंग ढंग की वजह से उसके भाई ने तो खुद को चोट नहीं पहुंचाया ना। वेद जैसे ही अर्नव की चोट के बारे में बात करता है, सभी बडीज अर्नव के हाथ पर लगी हुई बैंडेज को देखकर घबरा जाते हैं। आरोही भी अर्नव की चोट को देखती है, लेकिन फिर ऐसे रिएक्ट करने लगी कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सबके पूछने पर कि ये चोट कैसे लगी तो अर्नव बताता है कि इतनी कोई बड़ी चोट नहीं है, बस कुछ पुराने घाव थे जो अब उभर रहे हैं। अर्नव का इशारा आरोही की तरफ था, क्योंकि जो घाव उसके दिल पर लगे हैं उसके लिए वो आरोही को ही जिम्मेदार मानता है। इसके बाद दिशा की फैमिली भी डिनर करने के लिए वहां आती है और फिर सभी एक साथ राजस्थानी स्वादिष्ट व्यंजनों को बड़े मजे से चाव लेकर खाते हैं। तभी मौका पाकर अर्नव ने धीरे से अक्षय से कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और आरोही भी धीमी आवाज में धीरे से दिशा से कही, दिशा, डिनर के बाद तुम मेरे रूम में आना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। दिशा ने हाँ कहा, मगर वो आरोही के उदास चेहरे को देखकर समझ गई कि शायद उसके और अर्नव के बीच में कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई होगी, तभी आरोही का मूड इतना ऑफ है। डिनर खत्म करने के बाद दिशा के परिवार के सभी लोग अपने अपने कमरों में जाने लगे, लेकिन दिशा और अक्षय बहुत जरूरी बात करने के बहाने से आरोही और अर्नव को अपने साथ सेकंड फ्लोर के हॉल में लेकर आते हैं। दिशा और अक्षय पर आरोही और अर्नव दोनों बहुत नाराज हुए, लेकिन वे दोनों अपने दोस्त को इसके लिए कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ ही दिन बाद दिशा और अक्षय शादी के बंधन में जो बंधने वाले थे। लेकिन जब नजरों के सामने अर्नव हो तो आरोही कैसे उसे बर्दाश्त करे, इसलिए तेवर दिखाते हुए वहां से जाने लगी, मगर दिशा ने उसे अपनी दोस्ती की कसम देकर वहां से जाने से रोक लिया। तो सिर्फ दिशा के लिए आरोही वहीं रुक गई और सबसे कोने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मगर अर्नव को कोई ऐतराज नहीं था आरोही के होने से। उसके चेहरे के हाव भाव से यही लग रहा था जैसे वो भी यही चाह रहा था कि आरोही उसके नजरों के सामने रहे, जिससे कि वो उसे जलील करके उसकी अकड़ कम कर दे। दिशा और अक्षय की खुशी के लिए बडीज शांति से एक एक चेयर पकड़कर बैठ जाते हैं और फिर शुरू हुआ उनकी गैदरिंग टुगेदर पार्टी। अक्षय के हाथ में गिटार था, पर वो जानबूझकर बहुत भद्दी कर्कश आवाज में बजा रहा था, जिससे कि अर्नव उसे बजाने से मना कर दे, और कुछ देर बाद वही हुआ। मतलब अक्षय इतने बुरे तरीके से गिटार को बजा रहा था कि तंग आकर अर्नव ने उसे गिटार बजाने से मना किया। तब दिशा बड़ी चतुराई से अर्नव को उकसाते हुए बोली, ओह शट अप यार अर्नव, देखो ना कितना अच्छा गिटार बजा रहा है मेरा फियांसी। अर्नव, इतना अच्छा गिटार तो तुम भी नहीं बजाते थे। अर्नव ने यह सुना तो वो सख्त नजरों से दिशा और अक्षय को घूरने लगा। दूसरी ओर वेद की हंसी छूट रही थी दिशा के इस व्यंग पर, और फिर हंसने के बाद उसने आरोही की ओर देखकर कहा, दिशा की बच्ची, तू भूल गई क्या? मेरे भाई अर्नव गिटार बजाकर ही तो इस गिरगिट आरोही को पटाता था। लेकिन पुरानी बातों का जिक्र करते ही वेद की आंखों में पानी आ गया। थोड़ी देर के लिए वो ये बात भूल चुका था कि अब वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, और यहां तक कि अब कुछ रिश्तों के मायने तक बदल गए हैं। बीते दिनों का जिक्र होते ही आरोही भावुक हो गई और उन पलों को याद करने लगी जब उसका मन उदास या बायोकेमिस्ट्री के कुछ सवाल परेशान करते थे। तब अक्सर वो अर्नव से मनुहार करके उसे गिटार बजाने को बोलती, तो उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अर्नव इतनी मधुर धुन बजाता था कि बायोकेमिस्ट्री के कठिन से कठिन सवालों से आरोही को प्यार हो जाता, और गिटार की मधुर धुन सुनते सुनते सिर्फ चंद मिनटों में ही वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती। इधर अर्नव भी भावुक होने लगा, लेकिन जब गिटार बजाकर आरोही को इंप्रेस करने की बात हुई तो उसे खुद से चिढ़ होने लगी। माहौल ज्यादा गर्म और सीरियस ना हो जाए, इसलिए अक्षय ने अर्नव को उकसाने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा, ओके ओके फाइन, आई विल नॉट, बट एक शर्त पर कि तुम हम बडीज के लिए एक अच्छा म्यूजिक बजाओगे। अक्षय की बात पे आरोही सबसे ज्यादा घबराई, क्योंकि उसके और अर्नव के बीच नजदीकियों को बढ़ावा देने में गिटार और उससे निकली धुन का बहुत योगदान रहा है। 4 साल पहले अगर आरोही उसके धुन से इंप्रेस नहीं हुई होती तो शायद वो कभी उससे दोस्ती करने के बारे में सोचती भी नहीं। तो वहीं दूसरी ओर अर्नव ने गिटार बजाने से मना कर दिया। तब दिशा मुस्कुराते हुए बोली, अरे इट्स ओके अक्षय, अगर वो गिटार नहीं बजाना चाहता है तो उसे फोर्स मत करो ना। और तुम तो जानते ही हो, जब से आरोही अर्नव की लाइफ से दूर हुई है तब से इसने गिटार बजाना ही छोड़ दिया है। दिशा की बात सुनकर आरोही चौंक गई और घबराई सी अर्नव को देखने लगी। उधर अर्नव सबको यह समझाने की कोशिश करता है कि काम और बिजनेस की व्यस्तता के चलते उसने गिटार बजाना छोड़ दिया है। दिशा अपनी बातों से जो चिंगारी अर्नव के दिल में लगाना चाहती थी वो तो उसने बखूबी लगा दिया, तो अब इस चिंगारी में भी घी डालते हुए अर्नव से बोली, ओह प्लीज डोंट टेल लाइज। हम सब बडीज जानते हैं, जिस दिन तुम्हारा और आरोही का ब्रेकअप हुआ था तो उसके नेक्स्ट डे से ही तो तुमने अपना गिटार तोड़ दिया था। तुमने ये सब आरोही के लिए किया था ना।
है ना अर्नव? तुम आरोही को इतना प्यार करते हो कि उसके दूर होने के गम में तुमने गिटार बजाना ही छोड़ दिया। आरोही खामोश थी। कहने के लिए जुबान पर कोई शब्द तो नहीं थे, पर भीगी आंखें बहुत कुछ बोल रहे थे। दिशा के उकसाने पर अर्नव भड़क गया। वो खामोश रहा, पर अपनी बात साबित करने के लिए उसने अक्षय के हाथ से गिटार लिया और वही पुरानी धुन बजाने लगा जो वो कॉलेज में आरोही के लिए बजाया करता था। धुन बजाते बजाते अर्नव भी इमोशनल होकर आरोही को देखने लगा, पर इस धुन से आरोही बेचैन होने लगी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और होंठ कांप रहे थे, क्योंकि इस धुन से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं जो कभी एक वक्त उसके होंठों पर मुस्कान बिखेरने का काम करते हैं, मगर आज वही धुन उसकी आंखों में आंसू लाने का कारण बन गए। यह धुन आरोही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो यहां से जाने लगी, मगर दिशा और अक्षय ने उसे जाने ही नहीं दिया। आरोही यहां से दोबारा न जा पाए, इसलिए अर्नव उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंखें मिलाते हुए ये गाना गाने लगा। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है। बड़ीज की नजरें सिर्फ अर्नव और आरोही पर ही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे अर्नव गाना नहीं, अपने साथ हुई बेवफाई का आरोही से जवाब मांग रहा हो। इस गाने के द्वारा जैसे वो आरोही से पूछ रहा हो कि क्या उसे वे सारे वादे कस्में याद हैं जो कभी उन दोनों ने साथ मिलकर खाई थी। गाना खत्म हुआ तो आरोही और साक्षी को छोड़कर सबने अर्नव के लिए खूब तालियां बजाईं, और अक्षय तो उसके गले लग लग कर गाना और धुन बजाने के लिए खूब तारीफ की। अर्नव को बहुत खुशी हुई आरोही को दर्द में देखकर, उसे तकलीफ पहुंचाकर। जब उसने आरोही से प्यार करना शुरू किया था तब उसने खुद से यही वादा किया था, वो अपनी पूरी जान लगा देगी आरोही की झोली में दुनिया भर की खुशियां भरने के लिए। लेकिन तब उसे कहां यह पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो आरोही को दर्द में देखने के लिए हर नामुमकिन कोशिश करेगा। थोड़ी बातचीत करने के बाद सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अक्षय भी अपने घर जा चुका था, मगर आरोही और अर्नव की आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि जिस अर्नव ने उसे अपनी जिंदगी माना था, आज वही अर्नव उसकी जिंदगी को नर्क बनाने की कसम ले रखी है। तो वहीं अर्नव भी अकेला, उदास, परेशान व शांत बैठा छत पर। उसका परेशान होना भी जायज था। आखिर उसने कौन सी गलती की जिसके लिए उसे इतनी बड़ी सजा मिली, और जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया उसी ने उसके साथ बेवफाई की। आरोही को कोसता हुआ अर्नव सोचता है, क्यों आरोही, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने मेरा दिल तोड़ दिया? जिस्म के घाव हों तो 2 से 4 दिन में भर जाते हैं, लेकिन अगर यही घाव, यही चोट दिल पर लगे तो उसे भरने में वक्त लग जाते हैं। और जब तक ये घाव ताजा रहते हैं तब तक दीमक की तरह हमें अंदर से खोखला करने लगते हैं। और जब प्यार में दिल टूटा हुआ हो तो जिंदगी मौत से भी बदतर लगने लगती है। कुछ यही हाल अर्नव का हो रहा था। उसे क्या मालूम था कि जयपुर आते ही उससे उसके अतीत का सामना होगा, वही अतीत जिसके दिए हुए घाव आज भी अर्नव के दिल को चोट पहुंचाते हैं। उसे नफरत होने लगी थी अपनी जिंदगी से, क्योंकि आज कई सालों के बाद आरोही से मिलने पर उसके वही पुराने घाव फिर से ताजा हो गए। अर्नव अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने टूटे हुए दिल के साथ खूब रोने लगता है। उसे इस बात से बहुत बुरा लग रहा था कि आरोही को कोई फर्क ही नहीं पड़ा जब उसने उसके हाथ में लगी चोट की ओर इशारा किया। शायद आज उसके दिल पर लगे घाव भी इन आंसुओं के साथ बह जाते तो जिंदगी में उसे सुकून मिल जाता। अपना सिर ऊपर की ओर उठाकर अर्नव ने गुस्से में कहा, मैंने तो सुना था कि इश्क में लोग आबाद हो जाते हैं, पर मैं तो तुम्हारे इश्क में बर्बाद ही हो गया। वो चाहकर भी उस रात को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा था जब उसने आरोही और भावेश को एक साथ देखा था। बहुत तकलीफ पहुंचती थी उसके दिल को। ऐसा लगता है अभी उसका कलेजा सीना चीरकर बाहर आ जाएगा, पर अगले ही पल वो खुद को इन सब के लिए जिम्मेदार मान रहा था। अर्नव खुद को दोष दे रहा था। शायद उसके ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी, तभी आरोही उसे छोड़कर भावेश के पास चली गई। आरोही, उस रात तुम्हें उस भावेश की बाहों में देखकर यकीन हो गया कि बेवफाई के भी खूबसूरत चेहरे होते हैं, अर्नव ने सख्त होते हुए कहा। अपनी आंखों से बहते आंसुओं को वो इस संकल्प के साथ साफ करने लगा, जितना वो तड़प रहा है उससे भी कहीं ज्यादा वो आरोही को तड़पाएगा। और न सिर्फ उसे तड़पाएगा, बल्कि वो उसे सबक भी सिखाकर रहेगा कि प्यार में बेवफाई करने का अंजाम क्या होता है।
मन में ये संकल्प लिए अर्नव नीचे जा ही रहा था कि तभी वेद उसे ढूंढता हुआ छत पर आया। वेद को सामने से आते देख अर्नव वहीं रुक गया और पहले की तरह नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा, पर धीरे से उसने अपने आंसुओं को भी छिपा लिया जो अभी तक बह ही रहे थे। भाई तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे रेस्टोरेंट में ढूंढ रहा हूँ। वैसे तुम कर क्या रहे हो यहाँ? वेद ने एक सांस अर्नव पर अपने सवालों की झड़ी लगाते हुए कहा। अर्नव ने उसे शांत कराया और जवाब में बस इतना ही कहा कि वो कुछ देर अकेले रहना चाहता था, इसलिए ताजी हवा लेने टेरेस पर आ गया। उसने किसी तरह झूठ बोलकर वेद को पहला तो दिया था, लेकिन उसकी आंखों में तैर रही नमी को देखकर वेद को एहसास हो गया कि अर्नव यहाँ अकेले में रो रहा था। पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बोल रही हैं। मेरे आने से पहले रो रहे थे ना? वेद ने अर्नव से पूछा। मैं पागल हूं क्या जो यहाँ टेरेस पर आकर रहूंगा? जस्ट रिलैक्स, मैं नहीं रो रहा था। अर्नव ने वेद से झूठ बोलते हुए कहा। अर्नव ने उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उसे अपनी परेशानी बताकर दुखी नहीं देखना चाहता था। आखिर उसकी जिंदगी में अब वेद ही तो था जो उसके लिए एक सच्चा दोस्त और दोस्त से भी ज्यादा उसका भाई है। तो फिर तुम्हारी आंखों में नमी क्यों है? वेद ने गंभीर होते हुए शांत स्वर में कहा। व्हाट? मेरी आंखों में नमी इसलिए है बिकॉज मुझे बहुत तेज नींद आ रही है एंड आई एम आल्सो टायर्ड। अर्नव ने वेद के सवाल का जवाब देते हुए कहा। वेद बचपन से अर्नव के साथ रह रहा था, तो इसीलिए वो उसकी हर नब्ज से वाकिफ था कि कब उसका भाई खुश है और कब उदास। तुम सच कह रहे हो ना भाई? मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो ना? इस सवाल को वेद तब तक दोहराता रहा जब तक वो संतुष्ट नहीं हो गया कि उसका भाई अर्नव ठीक है, मगर अपने भाई अर्नव की आंखों में आई नमी व दर्द उसे देखकर वेद समझ गया कि उसके भाई को तकलीफ तो बहुत हुई है। आरोही को हर वक्त अपनी नजरों के सामने देखकर उसने अर्नव के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। भाई तुम्हें आरोही को अपने सामने देखकर कितनी तकलीफ हो रही है, वो अब पहले वाली मासूम आरोही नहीं है, इसलिए तुम उस बदतमीज पागल लड़की से दूर ही रहना। वेद ने आरोही की बात की तो अर्नव ने अपनी नजर दूसरी ओर घुमा ली। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। वो आरोही से इतनी नफरत करने लगा था कि वो उसे अपनी इमेजिनेशन में भी नहीं रखना चाहता था। वेद के पूछने पर उसने कहा, शी डजंट मैटर। उसके साथ मेरा रिलेशन उसी दिन टूट गया था जब उसने भावेश के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। कहते वक्त अर्नव की आंखें भर गई थी, तो आगे बढ़कर वेद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े जोश में कहने लगा। डोंट वरी, अब अगर उस लड़की ने तुम्हें कोई भी तकलीफ या दर्द दिया तो उसे पहले वेद शर्मा से सामना करना पड़ेगा। मैं उस गिरगिट आरोही का वो हाल करूंगा जो वो सोच भी नहीं सकती। तुम देखना भाई, कल मैं उसे। वेद की बातों से अर्नव चौंक गया और उसने बात को बीच में ही रोकते हुए बहुत ही सख्त आवाज में कहा, नो वेद, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जो भी करना होगा वो मैं करूंगा। मैं उसके दिए हुए धोखे को कभी नहीं भूल सकता और इसके लिए मैं आरोही को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। अर्नव अपने भाई जैसे दोस्त से इतना प्यार करता था कि वो उसे कभी भी किसी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो ये कभी नहीं चाहेगा कि वेद अपना कीमती समय एक मतलबी और स्वार्थी लड़की को नीचा दिखाने में बर्बाद कर दे। इस पूरे मामले को अर्नव अपने तरीके से हैंडल करना चाहता था। नफरत और जंग की इस लड़ाई में भी अर्नव अपने और आरोही के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहता था, फिर वो चाहे उसके अपने दोस्त ही क्यों ना हो। इस बात से वेद को अर्नव से कोई एतराज नहीं था। उसे तो इस बात से भी अब कोई दिक्कत नहीं थी कि अर्नव उसे अपने मामलों से दूर रहने के लिए कह रहा था। उसने पूरी बात समझी और जिंदगी भर अपने दोस्त अर्नव के साथ खड़े रहने का वादा करते हुए बोला, भाई तुम खुद को कभी भी अकेला मत समझना, तुम्हारा भाई हर मोड़ पर तुम्हारा साथ देगा। रात के 12 बज रहे थे तो वेद और अर्नव नीचे अपने रूम में सोने चले आए। तेज नींद आने की वजह से वेद बेड पर जाते ही जैसे बेहोश होकर सोने लगा, मगर अर्नव की आंखों से तो नींद ओझल ही हो गई थी, जैसे आरोही की तरह उसकी नींद भी उससे खफा हो। तो वहीं आरोही भी अपने कमरे में अब तक जाग रही थी, उसकी आंखों में भी नींद गायब थी। अगर सोने की कोशिश करती तो अर्नव का ख्याल उसे सोने नहीं देता। ऐसा नहीं था कि अर्नव से ब्रेकअप के बाद आरोही अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, बल्कि उसके दिल को भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी अर्नव के दिल को। उसका दिल भी बहुत रोता है जब अर्नव उसे हर्ट करता है या जब उस पर अपनी नाराजगी दिखाता है, पर जब उसे अपनी जिंदगी की सबसे मनहूस तारीख 14 फरवरी की रात याद आती है तो वो बिल्कुल सुन्न हो जाती है। उसकी सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है। आरोही को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसके साथ, क्या वो सच था या फिर कोई बुरा सपना। उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर पहले जो कुछ भी पूल पर उसके और अर्नव के बीच में हुआ उसे याद करके वो डर जाती है। आरोही के जहन में अर्नव का ख्याल आते ही उसने अपनी आंखें खोली और अपने दिल पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे लंबी सांसें लेती है। पर तभी आरोही की नजर अपने हाथ पर पड़े उन उंगलियों के निशान पर पड़ती है जो उसे अर्नव से तोहफे के रूप में मिला था। उन निशानों की वजह से आरोही के नाजुक हाथ नीले पड़ चुके थे और दर्द भी काफी हो रहा था। चोट के उन निशानों को देखकर
आरोही छटपटाती हुई कहती है, अर्नब, तुम्हारा दिया हुआ ये दर्द तो कुछ दिन में भर जाएगा, पर मैं उस दर्द पर मरहम कैसे लगाऊं जो 4 साल पहले तुमने मेरा दिल तोड़कर मुझे दर्द दिया था। डू यू नो व्हाई आई हेट यू? बिकॉज पापा के बाद तुम मेरे लिए सब कुछ मैटर करते थे। तुम्हें मैं अपनी लाइफ मानती थी, तुमसे अपनी जान से भी बढ़कर प्यार किया था मैंने, बट बदले में तुमने क्या किया मेरे साथ? मुझ पर ट्रस्ट ना करके तुमने उस सीन पर ट्रस्ट किया जो उस रात तुमने लॉन्च में देखा। एंड जब जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तुमने मेरा साथ देने से मना कर दिया था। अपने दिल का हाल बयां करने के बाद आरोही खूब जोर जोर से रोने लग जाती है, पर तभी उसका ध्यान कमरे की खिड़कियों पर गया जो तेज हवाओं के कारण हिल रही थी। शायद आज ये हवाएं भी आरोही के इस गम में उसका साथ निभा रही थी और उसके टूटे हुए दिल की दास्तान को सुनना चाहती थी जो बहुत समय से उसके सीने में दफन है। आरोही झट से गई और कमरे की खिड़कियों को बंद करने की कोशिश करती है, मगर तेज हवा होने के कारण वो उन खिड़कियों को बंद करने में नाकाम हो जाती है। पछुआ हवाएं चल रही थी, इसलिए उन हवाओं के कारण आरोही उसमें कुछ उलझ सी गई थी। ये हवाएं उसे बहुत परेशान कर रही थी, कभी उसके चेहरे को तो कभी उसकी सुनहरी आंखों को छूते। तभी तेज हवा का झोंका आरोही की तरफ पड़ता है, लेकिन ये हवाएं उसे छू पाती कि उससे पहले ही उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। ये तेज हवाएं आरोही को 4 साल पीछे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड मेडिकल की ओर खींच कर ले जाती है। 5 साल पहले की बात है। उस दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स पार्टी का दिन था। सभी स्टूडेंट्स अच्छे ड्रेसअप में थे। अर्नव भी उसी यूनिवर्सिटी में MBA कर रहा था, जो कि उस साल का 2nd ईयर था। हाथों में गिटार थामे, प्यारी सी मुस्कान समेटे अर्नव स्टेज पर आता है और अपनी रॉकिंग परफॉर्मेंस के साथ सभी लड़कियों का दिल चुरा लेता है। उस समय अर्नव बिल्कुल एक कॉलेज बॉय की तरह था। उसके लुक में हमेशा डेनिम की ढीली जीन्स, कॉलर टी-शर्ट, उस पर बोल्ड रंग का ब्लेजर और कैजुअल शूज होते थे। दोस्तों के साथ यारी निभाना, घूमना और जिंदगी को खुलकर जीता था वो 21 साल का था और अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था, खासकर वेद, अक्षय और दिशा से। ये तीनों उसकी जान थे। अर्नव को गाना और गिटार बजाना बहुत पसंद था। उसके इसी रोमांटिक लुक पर यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां उस पर खूब मरा करती थी। आरोही डॉक्टर बनना चाहती थी अपने पापा की तरह, तो बस इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सूरत से लंदन शहर आ गई। उस वक्त उसकी उम्र यही कोई 19 साल की थी। फ्रेशर्स पार्टी के लिए आरोही भी अच्छे से ड्रेसअप हुई थी। वो हल्के लाल रंग के फ्रॉक सूट और अच्छी हेयर स्टाइल में किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। कानों में जो झुमके थे वो आरोही की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। अपने परफॉर्मेंस के लिए आरोही काफी लेट हो चुकी थी। वो जल्दी से दौड़कर जाती है और इधर अर्नव भी अपनी परफॉर्मेंस देकर वापस आता है। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो वहीं यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में रुक जाता है। इधर आरोही भी हवाओं के कारण परेशान है, पर फिर भी अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए वो और तेजी से दौड़कर स्टेज की ओर जाने लगती है। तभी उसका पैर स्लिप हुआ और वो सीधे जाकर अर्नव की बाहों में गिर जाती है। आरोही खुद तो नीचे गिरती ही है, पर साथ ही अर्नव को भी लेकर गिर जाती है। वे दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं, मगर तब ना तो आरोही ठीक से अर्नव को देख पाती है और ना ही अर्नव उसे ठीक से देख पाता है, क्योंकि आरोही ने आंधी हवा की वजह से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया था और बाल भी खुल चुके थे, जो उसकी दोनों आंखों पर आकर ठहर से गए थे। अपनी बाहों में एक अनजान लड़की को पाकर अर्नव को थोड़ी झिझक सी महसूस हुई, पर जब उसने गौर से आरोही को देखा तो वो उसकी खूबसूरती का दीवाना ही हो गया। वो कभी आरोही के गालों को, तो कभी बालों को, तो कभी उसके सुर्ख गुलाबी होंठों को देखता। अर्नव धीरे धीरे से उसके चेहरे से उन लटों को हटाता जो आरोही की आंखों को छुपा रही थी। पर अर्नव को आरोही की सिर्फ एक आंख दिखी, क्योंकि जैसे ही आरोही को महसूस हुआ कि कोई उसके बालों को छूने की कोशिश कर रहा है, तो वो तुरंत झटके से उठी और अर्नव को खुद से दूर करते हुए वो वहां से ऐसे गायब हो गई जैसे पल भर की तूफान आती है और झट से चली जाती है। आरोही अपनी अतीत की यादों से बाहर आ जाती है और थोड़ी देर पहले जो तेज हवाएं उसे परेशान कर रही थी, वो अब भी आरोही को छेड़ने के बाद वापस आकाश लोक में चली गई। शायद ये हवाओं की जरूर कोई साजिश ही रही होगी जो आरोही को कुछ पल के लिए पुरानी यादों में ले जाकर उसे खुश देखना चाहते थे। इधर अर्नव भी अभी तक जाग रहा था, क्योंकि नींद तो उसकी आंखों से खफा हो ही गए हो जो आने का नाम नहीं ले रहे थे। तो उसने सोचा कि अपने ऑफिस का काम ही कर लिया जाए। उसने अपना लैपटॉप निकाला, मगर लैपटॉप चार्ज नहीं था। अर्नव ने लैपटॉप का चार्जर अपने बैग में ढूंढा, पर उसे अपना चार्जर नहीं मिला। फिर उसने बैग का साइड वाला चेन खोला, उसे अपना चार्जर तो नहीं मिला, पर एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर उसे एक बार आरोही की याद आ जाती है। वही 19 साल वाली प्यारी, मासूम और क्यूट आरोही। ये वही इयररिंग्स था जो उस दिन आरोही ने यूनिवर्सिटी की फ्रेशर पार्टी वाले दिन पहना था। इयररिंग को देखते ही अर्नव को अपनी और आरोही की वो आधी अधूरी फर्स्ट मीटिंग याद आ जाती है। इस इयररिंग को देखकर उसके मन में कुछ पुरानी धुंधली यादें ताजा होने लगती हैं। अर्नव उसे ठीक से तो देख नहीं पाया, मगर उसने आरोही की एक आंख
और उसकी लटों को अपनी आंखों में कैद कर लिया था। आरोही के जाते ही वो भी उठा और उसने महसूस किया कि उसकी टी शर्ट में कुछ है। उसने शर्ट के अंदर हाथ डाला तो एक इयरिंग मिली जो कि आरोही की थी। अर्नव ने उस इयरिंग को देखा तो उसे याद आया कि अरे ये तो वही एक आंख वाली लड़की का है। आरोही की इयरिंग को अपने हाथों में लेकर वो बस मुस्कुराता रहा और फिर बड़े ही प्यार से देखते हुए बोला, तुम कितनी अजीब हो एक आंख वाली लड़की। जाते जाते तुम मुझे अपनी ये निशानी दे गई। आई प्रॉमिस्ड यू, मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगा। अर्नव एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है और उसे आरोही की वही एक आंख सिर्फ दिखाई देती है। अर्नव मुस्कुराता है और इयरिंग को देखते हुए कहता है, कदमों तले मेरे आ गया जन्नत, जब गिरी तू मेरी बाहों में, मुझे जवाब चाहिए उन सवालों के जो दिखे थे तेरी आंखों में। अर्नव अपने हाथ में आरोही की इयरिंग लिए मुस्कुरा रहा था कि तभी आसमान में बादलों की तेज गर्जना हुई तो वो चौंक गया और इसी के साथ अतीत के पन्नों से निकलकर वास्तविक दुनिया में वापस आ गया। लेकिन अब वो इस इयरिंग को देखकर मुस्कुराता नहीं है, बल्कि उसे अब नफरत सी होने लगती है। अर्नव इस इयरिंग को अपनी मुट्ठी में कुछ ऐसे पकड़ता है जैसे उसने आरोही का हाथ पकड़ रखा हो। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यह कहते ही उसने इयरिंग को झटक कर दूर फेंक दिया, क्योंकि उसे अब ना किसी इयरिंग की जरूरत थी और ना ही आरोही की। अमावस की ये रात बीती और अगली सुबह कुछ नए उम्मीदें लिए आई। अर्नव और आरोही के लिए पिछली रात बिल्कुल उथल पुथल थी। दोनों ने रात कैसे बिताई ये उनके दिल का हाल और आंखों के नीचे आए डार्क सर्कल चीख चीख कर कह रहे थे कि आरोही और अर्नव दोनों के लिए वो रात बहुत भारी थी। तो वहीं आज से अक्षय और दिशा के शुभ विवाह के फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, जो पहला फंक्शन है श्री गणेश पूजा। कहते हैं किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश से आशीर्वाद ली जाती है, जिससे हम जो भी कार्य करें वो बिना किसी विघ्न के पूरा हो। दिशा की मम्मी वैष्णवी जी सुबह से ही पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी और पंडित जी के आने का वेट कर रही थी। अक्षय, वेद, दिशा और साक्षी भी हॉल में बैठकर पूजा की तैयारियों में लगे थे। साक्षी और वेद लगातार एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे के होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। बस वहां कोई नहीं था तो वो हैं अर्नव और आरोही। दिशा साक्षी से कहती है, साक्षी तुम आरोही को देख लो कि उसे कितना टाइम लगेगा, तब तक मैं अर्नव को देखकर आती हूँ। दिशा और साक्षी दोनों वहां से चली जाती हैं। दिशा रूम में आई, अर्नव वॉशरूम में था, इसलिए वो वहां से वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी उसकी नजर आरोही की इयरिंग पर गई, जिसे कल रात अर्नव ने फेंक दिया था। दिशा बड़े ही आश्चर्य भाव से उस इयरिंग को उठाकर देखती है और फिर उस इयरिंग को देखकर बोली, ये इयरिंग किसका है? जहां तक मुझे पता है ये ना तो मेरी इयरिंग है और ना ही मॉम की, और इस रिजॉर्ट में आने से पहले सारी रूम्स की सफाई भी हुई थी। देन दिशा उस इयरिंग को देखकर सोच ही रही थी कि तभी उसे कुछ याद आया और वो बहुत हैरान होते हुए बोली, अरे ये तो बिल्कुल वही इयरिंग है जैसा कि आरोही कॉलेज टाइम में पहना करती थी, बट उसकी इतनी पुरानी इयरिंग और वो भी यहाँ। आई एम श्योर अर्नव ने ही इसे निशानी के रूप में संभाल कर रखा होगा। आरोही की इयरिंग को दिशा ने अपने दुपट्टे के बीच में छिपा लिया और तभी उसे याद आया कि वो यहाँ अर्नव को पूजा के लिए बुलाने आई थी। वो वॉशरूम के दरवाजे के बाहर से खटखटाते हुए अर्नव से पूछी, अर्नव तुझे और कितना टाइम लगेगा? थोड़ा जल्दी करो ना भाई, पूजा थोड़ी देर में शुरू होने वाली है बस। तो दिशा के उस सवाल पर अर्नव ने उससे कहा कि बस 10 मिनट उससे और लगेंगे। अर्नव के बताने के बाद दिशा चुपके से इयरिंग को अपने दुपट्टों के बीच में छुपाकर वहां से चली जाती है और उसे अपने रूम में छिपा देती है। इधर साक्षी भी आरोही के रूम में जाकर देखती है, मगर वो ना तो कमरे में दिखती है और ना ही वॉशरूम में होती है। और तभी उसे आरोही का मैसेज आया, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए वो मार्केट बाहर आई हुई है। आरोही का मैसेज पढ़कर साक्षी परेशान हो गई तो वो उसे कॉल करती है, मगर उसने फोन उठाया नहीं। साक्षी नीचे हॉल में आई और उसने ये बात सबसे पहले दिशा और अक्षय को बताई। दिशा और अक्षय भी ये सुनकर परेशान हो गए कि आखिर इतनी सुबह आरोही कहाँ गई होगी। अरे डोंट वरी, किसी जरूरी काम से बाहर गई होगी, आ जाएगी वो, दिशा ने कहा। वेद भी नीचे हॉल में आया और जब उसने दिशा की बात सुनी तो वो बहुत हंसा और तभी अर्नव भी वहां आया। अक्षय ने उसे बताया कि आरोही सुबह सुबह किसी को बिना बताए कहीं चली गई है। पहले तो अर्नव ये बात सुनकर शॉक्ड रह गया, फिर धीरे से उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाओ व्हाट अ ग्रेट न्यूज, अच्छा हुआ जो कुछ देर के लिए बाहर रहेगी, एटलीस्ट मुझे उसे कुछ देर के लिए बर्दाश्त तो नहीं करना पड़ेगा। साक्षी को अर्नव की ये बात बहुत बुरी लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये बात अर्नव बोल रहा है। उसे अब तक यही लग रहा था कि शायद अर्नव को आरोही से दूर जाने का एहसास हुआ होगा। शायद अभी भी अर्नव के दिल में आरोही के लिए प्यार जिंदा है, मगर उसका ये शायद
झूठा साबित हो गया जब अर्नव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि एनीवे, भाड़ में जाए या आज रात तक रेस्टोरेंट में ना आए, मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट हर। साक्षी का मन खट्टा हो गया अपनी दोस्त आरोही के लिए अर्नव की नफरत देखकर। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आया। साक्षी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, अपनी आरोही के लिए वो एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। उधर अर्नव एक बार फिर आरोही के लिए बुरे शब्द बोलता है, लेकिन तभी साक्षी उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए सख्त आवाज में बोली, इनफ अर्नव, अब एक और वर्ड भी इसके आगे तुमने बोला ना, बहुत बुरा अंजाम होगा। तुम्हें आरोही से जब कोई मतलब नहीं है तो प्लीज इस मैटर से तुम दूर ही रहो। उधर दिशा और अक्षय भी परेशान थे। उन्हें भी अर्नव की बातें बहुत चुभ रही थीं। इस बात के लिए वे दोनों अर्नव से बहुत नाराज हुए। इस पर अक्षय ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हें पता भी है आरोही हम सबको बिना बताए कहीं चली गई है। इस शहर के रास्तों को वो ठीक से जानती तक नहीं है, और भगवान ना करे उस बेचारी के साथ अगर कुछ गलत हो गया तो क्या तब भी तुम यही बोलोगे कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? अर्नव इस बात से इतना भड़क गया कि जोश में आकर उसने तेज आवाज में चिल्लाकर कह दिया, हाँ, नहीं पड़ेगा मुझे कोई फर्क अगर वो मर भी गई तो। ये वो शब्द थे जो अर्नव के दिल में न जाने कब से थे और जुबान पर आने की राह देख रहे थे। लेकिन अक्षय, दिशा और साक्षी की आंखें भर गईं। उन तीनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन अर्नव ये भी कहेगा कि उसे आरोही के मर जाने पर खुशी होगी। आरोही के लिए अर्नव और अक्षय के बीच बहुत बहस हुई। अक्षय ने लाख कोशिश की कि अर्नव को यह समझाने की पुराने कड़वाहटों को भूलकर आरोही के साथ फिर से एक नई शुरुआत करे, पर अर्नव कहां उसकी बात सुनने वाला था। उसने भी अपना पक्ष रखते हुए यह कहा कि अब उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया है और उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कैरेक्टरलेस लड़की के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने की। दोनों के बीच बहस बढ़ती ही गई और यह बात इतनी बढ़ी कि तैश में आकर अक्षय ने अर्नव का कॉलर पकड़ लिया तो अर्नव भी जोश में आकर उसे मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, पर सच्ची दोस्ती के रिश्ते ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। और यह पूरा सीन देखकर बडीज बहुत घबरा गए। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा तो दिशा को लग रहा था, क्योंकि उसकी शादी में उसके अपने ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। दिशा बहुत तेज आवाज में चिल्लाई और उन दोनों के बढ़ते झगड़े को शांत कराते हुए बोली, गाइस प्लीज स्टॉप इट यार, यहाँ आरोही सुबह से गायब है और तुम सब बेवजह लड़े जा रहे हो। ये भी नहीं देखते तुम सबकी मेरी शादी है और आज पूजा भी है, पर तुम लोगों को इससे क्या मतलब? ऐसा करो, तुम दोनों कंटिन्यू रखो अपनी लड़ाई। अपने बिहेवियर के लिए अर्नव और अक्षय कान पकड़कर दिशा से सॉरी बोलते हैं तो दिशा भी उन्हें बड़े प्यार से मुस्कुराकर माफ कर देती है। पर अक्षय ने अर्नव से बात नहीं की और उसे इग्नोर करने के बाद आरोही को कांटेक्ट करने लगा। दिशा और साक्षी भी अपने अपने तरीकों से आरोही के बारे में पता लगाती हैं। तभी हॉल में वैष्णवी जी अपने कुछ खास मेहमान और अक्षय के फैमिली के साथ आती हैं। उनके आने के कुछ देर बाद पंडित जी भी आ जाते हैं। वैष्णवी जी दिशा और अक्षय से पूजा में बैठने को कहती हैं, पर दोनों ने अभी पूजा में बैठने से मना कर दिया। तो इस बात पर सभी बहुत आश्चर्य हुए। वैष्णवी जी ने अपनी बेटी और होने वाले दामाद से कारण पूछा तो दिशा ने उन्हें आरोही के बारे में पूरी बात बताने लगी और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मॉम आप प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए ना, आई एम श्योर आरोही भी आ ही जाएगी अभी थोड़ी देर में। वैष्णवी जी ने तो पहले मना कर दिया, पर जब दिशा, अक्षय और साक्षी ने मिलकर उन्हें समझाया तो बच्चों की खुशी के लिए वो मान गईं और परमिशन देते हुए कहा, ठीक है बेटा, आपके पास सिर्फ 15 मिनट हैं। अगर तब तक आरोही नहीं आती है तो आपको हमारी बात मानकर अक्षय के साथ पूजा में बैठना होगा। वैष्णवी जी से परमिशन मिलने के बाद तीनों को थोड़ी राहत सी मिली और एक बार फिर अपने तरीकों से आरोही को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगी। वे तीनों जितनी बार आरोही को फोन मिलाते, मगर हर बार की तरह इस बार भी उसका फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। दिशा और अक्षय काफी मायूस हो जाते हैं। तभी अर्नव उन दोनों को अपनी राय देते हुए कहता है, गाइस, तुम दोनों बेकार में उस लड़की के पीछे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। बिलीव मी, वो नहीं आने वाली अब यहाँ। आई थिंक वो डर कर वापस लंदन भाग गई होगी। अर्नव की बात सुनकर अक्षय, दिशा और साक्षी बहुत निराश होती हैं। उसकी बातों से उन्हें यही लग रहा था कि कहीं आरोही सच में लंदन न चली गई हो। पर साक्षी को अपनी दोस्त पर पूरा भरोसा है और वो उसके बचाव में बोली, अर्नव प्लीज, बेटर होगा तुम अभी कुछ मत बोलो, और मेरी आरोही डर के भागने वालों में से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिशा ने भी उसे चुप रहने को बोला तो अर्नव नाराज होकर दूसरी साइड जाकर खड़ा हो गया। बातों ही बातों में कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। 10 मिनट बीत चुके थे मगर अभी तक आरोही का कुछ अता पता नहीं था और इधर आरोही की वजह से सभी को टेंशन हो रही थी। दिशा की मम्मी वैष्णवी जी सामने दीवार पर टंगी घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, अरे दिशा बेटा, अब तो आपके पास सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। हमें नहीं लगता कि आरोही 5 मिनट में आ भी पाएगी। आई थिंक हमें अब पूजा स्टार्ट करवा देनी चाहिए। वैसे भी मुहूर्त बीता जा रहा है। अर्नव को मौका मिल गया बोलने का।
उसने वैष्णवी जी की बात पर अपनी सहमति जताते हुए कहा, एग्जैक्टली आंटी, आई डोंट नो कि हम सब अपना कीमती समय कुछ फालतू लोगों में क्यों वेस्ट कर रहे हैं। वैष्णवी जी को भी अर्नव की ये बात सही लगी। उनके ऊपर अपनी बातों का इंप्रेशन देखकर अर्नव खुश हुआ और बात को पूरी करते हुए बोला, आई डोंट थिंक कि डॉक्टर आरोही राजवंशी अब यहाँ आएंगी, सो हमें पंडित जी से कहकर पूजा स्टार्ट करवा देनी चाहिए, बिकॉज ये पूजा दिशा और अक्षय को करनी है, आरोही को नहीं। अर्नव पंडित जी से पूजा शुरू करने को कहता है और वैष्णवी जी के काफी समझाने के बाद दिशा, अक्षय भी पूजा में बैठने को तैयार हो गए। पर सोचने वाली बात ये थी कि आरोही आखिरकार गई कहाँ थी और अभी तक वो रिजॉर्ट में क्यों नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद श्री गणेश पूजा शुरू होती है और पंडित जी पूजा की विधि शुरू करते हैं। वे पूजा की सभी सामग्रियों पर जल छिड़कते हुए मंत्र बोलते हैं। ओम पवित्र पवित्र सर्वस्थांगोपिता यास्मेर पुंडरीकाक्षाय स ब्रह्मास्त्र शुभच्च वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंत्र पढ़ने के बाद पंडित जी दिशा और अक्षय को भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति पर हार पहनाने और फूल चढ़ाने को कहते हैं, दिल में उम्मीदें और आंखों में नए सपनों के साथ। दिशा और अक्षय भगवान श्री गणेश को अक्षत, रोली और फूल चढ़ाते हैं। पूजा की रस्में तो शुरू हो चुकी थी, पर साक्षी की आंखें तो आरोही को ही तलाश रही थी। आरोही का अब तक कुछ अता पता नहीं था और इस बात से साक्षी को टेंशन होने लगी थी, क्योंकि उसे रिजॉर्ट से गए 2 घंटे हो गए थे। पंडित जी पूजा की विधियों को आगे बढ़ाते हुए दिशा और अक्षय से कहते हैं, यजमान, आप दोनों भगवान गणेश जी का ध्यान और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर मेरे साथ मंत्र बोलते हुए भगवान श्री गणेश का आह्वान करें। पंडित जी मंत्र के उच्चारण करने में लग जाते हैं। ओम सुमुख इतना बोलते ही वो खांसने लगते हैं और मंत्र को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं, पर कहते हैं कि पूजा की विधियों के मंत्र का बीच में ही रुक जाना अपशकुन माना जाता है। दूसरी ओर अर्नव पूजा से सिर्फ बोर हो रहा था। उसे ये पूजा वगैरह में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी वो अपने दोस्तों की खुशी के लिए पूजा में शामिल हुआ था। पंडित जी लगातार खांसे जा रहे थे। पूजा की विधियों का इस तरह अचानक से रुक जाने से वैष्णवी जी को चिंता होने लगी और बाकी सभी परेशान हो रहे थे। ओम सुमुक्षदान्ते कपिलो गजकर्णक लंबोक्षते विकटो विघ्ननाशो विनायक। तभी पीछे से किसी लड़की की मीठी और सुरीली आवाज में श्लोक के मंत्र सुनाई पड़ते हैं। इस जानी पहचानी सी आवाज और श्लोक को सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं और पलट कर पीछे देखते हैं। सभी लोग उस लड़की को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आरोही ही होती है, जो समय पर पहुंचकर बिना रुके हुए मंत्र बोलती है। पर सबसे ज्यादा अगर किसी को हैरानी हुई तो वो थी वैष्णवी जी, अक्षय की माँ और बडीज। साक्षी का चेहरा खुशी से खिल उठा आरोही को सामने पाकर। वो इधर हॉल में आई और अपने दोनों हाथों को जोड़कर मंत्र के आगे के श्लोक का उच्चारण करते हुए कहती है, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः दबाद शैतानी नामानी च पणीच छूनु यदापदि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नसत्यस्य न जायते। आरोही को इस तरह फर्राटेदार और बिना रुके श्लोक बोलते हुए अर्नव के मुंह से निकला। What the? और वहीं वेद हैरान होते हुए कहता है, OMG, ये गिरगिट तो पंडिताइन भी निकली। और तब तक पंडित जी की खांसी भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और सही वक्त पर आकर पूजा की विधियों के मंत्र पढ़कर आरोही को खूब शाबाशी मिली, पंडित जी से और वैष्णवी जी से भी। पंडित जी ने पूजा शुरू की तो उनके कथानुसार दिशा और अक्षय अपने आने वाले नए जीवन में मंगल की कामना करते हुए पूजा की विधियों को अच्छी तरह से निभाते हैं। इधर मेहमानों में खुसुर पुसुर होने लगती है कि अरे, ये लड़की तो विदेश में रही है 4 साल और इसके रहन सहन को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसे श्लोक मंत्र वगैरह आते होंगे। फिर साक्षी दौड़कर आरोही के पास आती है और उसे अपने गले लगा लेती है। आरोही भी उसे प्यारी सी झप्पी देते हुए गले लगा लेती है। साक्षी आरोही को बड़े प्यार से डांटते हुए कहती है, आरोही की बच्ची, तुझे बहुत मजा आता है ना मुझे परेशान करने में। कहाँ चली गई थी तू सुबह सुबह, और वो भी बिना किसी को बताए। आरोही जब भी बोलने की कोशिश करती तो साक्षी उसके सामने सवाल की एक और लड़ी लगा देती। तभी वैष्णवी जी भी आरोही से यही सवाल पूछती हैं, बेटा, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? कितना परेशान हो रहे थे हम सब आपके लिए। वैष्णवी जी के इस सवाल पर आरोही ने अपने कान पकड़े और बड़े ही प्यार से उनसे सॉरी बोलते हुए कहा, आई एम सॉरी आंटी, मैं इस तरह बिना बताए कहीं चली गई। नेक्स्ट टाइम अगर मैं किसी को बताऊं ना बताऊं, बट आपको मैं पक्का बता कर जाऊंगी आंटी। अर्नव भी वहीं खड़ा था तो उसने आरोही और वैष्णवी जी की सारी बातें सुन ली। उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसे लगता है कि आरोही सबकी नजरों में महान बनने के लिए ऐसा कर रही थी। श्री गणेश पूजा अब अंतिम चरण पर थी तो अब पंडित जी भगवान गणेश जी को चढ़ाने के लिए नए वस्त्र और आभूषण कहते हैं। दिशा और अक्षय पूजा की सामग्रियों में ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये बात जब वैष्णवी जी और उनके परिवार के लोगों को मालूम हुई तो वे सभी परेशान हो उठे। तो वैष्णवी जी अपने सर पर हाथ रखे मायूस होते हुए बोली, हे ठाकुर जी, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई?
पंडित जी, शायद मैं वस्त्र और आभूषण यहाँ रखना ही भूल गई हूँ। मगर तभी वैष्णवी जी को याद आता है कि उन्होंने तो पूजा में चढ़ाने के लिए वस्त्र और आभूषणों को खरीदना ही भूल गई। अब पूजा कैसे होगी और उनका और उनके परिवार का कितना मजाक बन जाएगा अक्षय के परिवार वालों के सामने। बस यही सब बातें सोच सोचकर वैष्णवी जी और उनका परिवार परेशान हो रहा था। इधर दिशा के पापा बहुत नाराज हो रहे थे वैष्णवी जी पर कि उनसे इतनी छोटी सी गलती कैसे हो गई। पंडित जी, ये रहे पूजा के वस्त्र और आभूषण। पंडित जी को वस्त्र और आभूषण देते हुए आरोही बोली। पंडित जी को वस्त्र और आभूषण मिलने के बाद पूजा एक बार फिर से शुरू हो गई। आरोही का एक बार फिर से पूजा में विघ्न पड़ने से रोक लेना सभी को बहुत अच्छा लगा, सिवाय वेद और अर्नव के। वेद तो ध्यान भी नहीं दे रहा था पूजा की किसी विधियों पर अर्नव का चेहरा उतरा हुआ था और उसकी सोच के हिसाब से ये आरोही का सिर्फ एक अटेंशन प्ले कार्ड है जिसे वो बड़े छल कपट के साथ खेल रही थी। वैष्णवी जी भी बहुत इंप्रेस हुई आरोही से। उस वक्त आरोही से कुछ कहती तो नहीं, मगर दिल से वो उसे बहुत दुआएं देती हैं कि ये लड़की जिस घर में भी जाए उसे खुशियों से महका दे। श्री गणेश पूजा संपन्न हुई। भगवान श्री गणेश आप दोनों के आने वाले वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करें, ऐसी कामना करते हुए आप दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए। पंडित जी पूजा समाप्त करते हुए कहते हैं। पूजा समाप्त होती है और पंडित जी आरोही से कहते हैं कि वो इस आरती की थाली में सबकी आरती ले ले। आरोही पूजा की थाली लेकर सभी से आरती लेते हुए जब वो वेद और अर्नव के पास जाती है तो वेद तो मुंह सिकोड़ते हुए आरती ले लेता है, पर जब आरोही अर्नव के पास जाती है तो अर्नव बिना आरती लिए वहां से चला जाता है। आरोही अर्नव के इस रवैये से कुछ चिढ़ सी गई। पंडित जी भी अपनी दक्षिणा और प्रसाद लेकर वहां से आज्ञा लेकर चले जाते हैं। दिशा और साक्षी सभी मेहमानों को प्रसाद देती हैं। तभी अक्षय की मम्मी मिसेस नम्रता जी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती हैं, अरे भाई, जहां तक हम तुम सबको जानते हैं तुम तो अक्षय और दिशा की फ्रेंड आरोही हो ना? यस राइट, आई एम डॉक्टर आरोही राजवंशी। अपना परिचय देते हुए आरोही बोली। आरोही के परिचय देने के बाद नम्रता जी कुछ देर खामोश रही, फिर आरोही से पूछने लगी, अरे पर हमें एक बात समझ में नहीं आई। जहां तक मुझे पता है तुम तो लंदन में 4 साल रही हो, फिर तुम्हें ये श्लोक मंत्र वगैरह कैसे आते हैं? वैष्णवी जी भी आरोही के पास आई और वो भी बहुत हैरान थी कि आरोही को श्लोक वगैरह सब कैसे याद है। तो उन्होंने भी आरोही से वही सवाल दोहराया जो मिसेस नम्रता जी थोड़ी देर पहले आरोही से पूछ रही थी। अरे आरोही बेटा, हम भी यही बात सोच रहे थे कि आपको ये श्लोक मंत्र कैसे आते हैं। वैष्णवी जी के सवालों ने अक्षय, दिशा, साक्षी, वेद और अर्नव सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सभी बडीज एक तरफ खड़े होकर आरोही का जवाब सुनने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। अर्नव भी आरोही का जवाब सुनने के लिए बेचैन था। बात को ज्यादा इधर उधर न घुमाते हुए आरोही अपना जवाब देते हुए बोली, आंटी वो क्या है ना, मैं 4 साल अपनी कंट्री से दूर रही हूँ, पर मेरी संस्कृति, मेरी जड़ें तो इंडिया से जुड़ी हुई है ना। एंड आंटी, मैं एक गुजराती ब्राह्मण फैमिली से हूँ और ये श्लोक मंत्र मैंने अपने बाबूजी और दादी से सीखा है। आरोही का जवाब सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और वे भी यही सोचने लगते हैं कि मात्र घर में हुए पूजा पाठ से इसे श्लोक याद हो गए। वैष्णवी जी भी एक बार फिर सबके सामने आरोही का शुक्रिया अदा करते हुए कहती हैं, बेटा, आज आपकी वजह से मेरी बेटी दिशा की शादी में कोई विघ्न नहीं पड़ा। आपने खुद आकर पूजा की विधियां पूरी की। बेटा, मैं जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। ठाकुर जी करें आपकी शादी एक ऐसे लड़के से हो जो आपसे बेहद प्यार करे और आपका खूब सम्मान करे। बेटा, वैष्णवी जी की बात सुनकर आरोही थोड़ा खुश भी होती है और थोड़ी परेशान भी, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद ही ऐसा दे दिया। पर उनकी एक बात पर उसने प्यार से नाराजगी जताते हुए कहा, आंटी, आप एक तरफ मुझे बेटा भी कह रही हैं और दूसरी तरफ मुझे बार बार थैंक यू बोलकर पराया भी कर देती हैं। दिस इज नॉट फेयर आंटी। आरोही ने बच्चों की तरह अपनी नाराजगी जताई तो वैष्णवी जी ने उसे अपने सीने से लगाकर खूब आशीर्वाद दिया। अपने लिए वैष्णवी जी का प्यार देखकर आरोही बहुत भावुक होने लगी। उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला था। आरोही 2 साल की थी जब उसकी माँ की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आरोही उनसे गले मिली तो उसे लगा जैसे एक पल के लिए ही सही, पर उसकी सारी तकलीफें दूर हो गई हों। अपनी मम्मा और आरोही के बीच की बॉन्डिंग देखकर दिशा बहुत खुश हुई। उसे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी उसकी मॉम और आरोही के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। आरोही के स्वभाव और उसके भारतीय संस्कार को देख नम्रता जी बहुत इंप्रेस हुई और अपनी इच्छा जताते हुए कहने लगी, अरे बेटा, अगर मेरा एक बेटा और होता ना तो मैं झट से तुम्हें अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाती। नम्रता जी की बात पर आरोही शर्मा कर रह गई और अपनी नजरें घुमाई तो अर्नव पर जाकर रुक गई। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलीं और फिर एक दूसरे में ही खो गए। मगर नम्रता जी एक बार फिर आरोही की तारीफ करते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारी दादी ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वरना आजकल की लड़कियां और लड़के तो पूजा पाठ के नाम से ही दूर भागने लगते हैं और तुम्हें तो पूरे के पूरे श्लोक याद हैं। थैंक यू आंटी। अपनी तारीफ सुनने के बाद आरोही मुस्कुराते हुए बोली। दूसरी ओर अर्नव काफी देर से आरोही को नजरें गाड़ कर देख रहा था और आरोही की तारीफें होती देख
अपने मन में सख्त आवाज में कहा, वो तो इसे याद होगा ना, इसका दिमाग आइंस्टाइन का जो है। जितने मेहमान उतनी आरोही की तारीफें। सब यही बोल रहे थे कि लड़की बहुत संस्कारी और समझदार है और शादी करके जिस घर में भी जाएगी वो घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन यही बात अर्नव की आंखों में खटकने लगी। उसका ईगो भी हर्ट हुआ जब हर कोई बस आरोही आरोही कर रहा था। वो अपने इस नफरत की आग में इतना जल रहा था कि खुद के साथ साथ वो आरोही को भी इस आग में जला देना चाहता था। वो आरोही को वैष्णवी जी और नम्रता जी की नजरों में गिराना चाहता था। आरोही हॉल से निकलकर ऊपर फ्लोर की ओर जा रही थी कि तभी पीछे से अर्नव कुटिल मंशा लेकर वैष्णवी जी के पास आया और उनसे कहने लगा, वैष्णवी आंटी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि डॉक्टर आरोही आखिर सुबह सुबह गई कहां थी और पूजा का सामान इनके पास क्या कर रहा था। आरोही ज्यादा दूर अभी नहीं गई थी, तो जब उसे अर्नव को वैष्णवी जी से बात करते वक्त सुना तो उसके कदम जहां पर थे वहीं रुक गए। उधर वैष्णवी जी बड़े गौर से अर्नव की बातों पर विचार कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो ही अर्नव को समझाते हुए बोली, अरे बेटा अर्नव, इस बात को यहीं खत्म कीजिए। पूजा अच्छे से हो गई, बस यही काफी है मेरे लिए। वैष्णवी जी के ऊपर तो अर्नव की बातों का असर तो नहीं हुआ, लेकिन वही बाकी जो औरतें थीं वे अर्नव की बातों में आ गईं और एक दूसरे से खुसुर फुसुर करने लगीं। उनमें से कुछ औरतें वैष्णवी जी के पास आईं और आरोही पर सवाल उठाने लगीं। अर्नव के दिल को बहुत ठंडक मिली जब उसका प्लान कामयाब हुआ और वो ये सोच रहा था आरोही बहुत घबरा जाएगी और रोते हुए उससे हाथ जोड़कर माफी मांगेगी। लेकिन उसके चेहरे का रंग तब फीका पड़ गया जब आरोही मुस्कुराते हुए वापस वैष्णवी जी के पास आई। आरोही के चेहरे पर न तो किसी बात की टेंशन थी और न ही उसे लोगों के तानों का डर था। वो एक ऐसी मस्त मौली चिड़िया थी जो परेशानियों में भी अपने पंख फैलाना नहीं भूलती थी। चेहरे पर व्यंग मुस्कान बिखेरने के बाद आरोही अर्नव को तेवर दिखाते हुए वैष्णवी जी को कुछ याद दिलाते हुए कहती है, वैष्णवी आंटी, जब मैंने सुबह पूजा की सामग्री को देखा ना तो मुझे उसमें वस्त्र और आभूषण नहीं दिखे। एंड रिमेम्बर, मैंने आपको कॉल भी किया था यही इन्फॉर्म करने के लिए, बट शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। आरोही के याद दिलाने पर वैष्णवी जी को अब जाकर याद आया कि कुछ घंटे पहले उन्हें आरोही का कॉल आया था और वो उनसे पूजा की सामग्रियों के बारे में बोल रही थी, पर तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। वैष्णवी जी ने कहा, अरे हाँ बेटा, आपने तो सुबह मुझे कॉल किया था, पर उस समय मैं मंदिर में गई हुई थी, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से हमारी बात नहीं हो पाई थी आपस में। वैष्णवी जी की बात से सबसे ज्यादा अर्नव को टेंशन हुई और अर्नव के उतरे हुए चेहरे को देखकर आरोही उसे खूब एटीट्यूड दिखा रही थी। उसे भी खूब अच्छे से पता था कि ये सब अर्नव ने उसके अगेंस्ट प्लॉट किया है, उसकी इंसल्ट करने के लिए। आरोही अपनी बात को दोबारा बोलते हुए कहती है, सो आई थॉट आंटी कि मैं ही वस्त्र और आभूषण ले लेती हूँ बिना किसी को बताए। एंड वी नो ना, किसी भी पूजा में भगवान को वस्त्र और आभूषण तो चढ़ाए ही जाते हैं ना, और अगर ऐसा ना किया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है ना आंटी। वैष्णवी जी आरोही की इस बात पर बहुत मुस्कुराई और एक बार फिर उससे इंप्रेस हुई। उन्हें बहुत हैरानी हुई ये जानकर कि इतनी कम उम्र में आरोही इतना सब कुछ जानती है। वैष्णवी जी ने आरोही को बहुत शाबाशी दिया और उन सभी औरतों के बेतुके सवालों को शांत कराया। अर्नव का चेहरा उतर गया क्योंकि जैसा उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा उल्टा हो रहा था। दिशा ने हल्के आवाज में आरोही को चिढ़ाते हुए कहा, वाह मेरी इंटेलिजेंट आरोही, तुमने तो बड़ी जल्दी मेरी मॉम को अपना फैन ही बना लिया है। इट्स अनबिलीवेबल यार। थैंक यू दिशा फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। आरोही ने इतराते हुए कहा। प्लान फेल हो जाने पर अर्नव अपने उदास चेहरे के साथ बाहर की ओर जाने लगा। उसे बाहर जाते आरोही ने देखा तो कुटिल मंशा से मुस्कुराते हुए बोली, बट यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ नाम के लिए पूजा में शामिल हुए थे। इन्हें क्या पता था कि पूजा में कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। Am I right, मिस्टर अर्नव रॉय सिंघानिया? जब आरोही ने उसे पीछे से इनडायरेक्टली टोका तो अर्नव वहीं रुक गया और पलटकर आरोही को गुस्से में आंखें दिखाने लगा। वो उसके कमेंट्स पर भी बहुत झुंझलाया और धीरे धीरे उसके गुस्से का पारा बढ़ता ही जा रहा था। एक बार फिर आरोही बड़े तेवर में अर्नव को ताना मारते हुए कहती है, एनीवे, आपको ये पूजा पाठ, कल्चर और मैनर्स के बारे में समझ कहाँ से होगी? बिकॉज यू आर ऑर्फन। आपका तो एक भरा पूरा परिवार है, बट फिर भी आप अनाथ हैं। मुझे तो आपकी परवरिश पर भी दया आती है। इनफैक्ट आप तो इनफ, इट्स इनफ डॉक्टर आरोही राजवंशी। आरोही की बात को बीच में ही काटते हुए अर्नव ने चिल्लाकर कहा। आरोही की बात से अर्नव टूट जाता है और वो उस दिन को याद करता है जब उसकी मां ने सुसाइड करके अपनी जान दी थी। आरोही की बातों ने एक नया तूफान मचा दिया था। वहां आए मेहमानों ने अर्नव को लेकर कई तरह की बातें बनानी भी शुरू कर दी। कोई कहता कि अर्नव को उसके पिता
श्री प्रणव सिंघानिया ने अपने परिवार से निकाल दिया है तो कोई कहता कि इसकी मां ने गद्दारी की थी, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। थोड़ी देर बाद प्रसाद खाने के बाद नम्रता जी और उनका परिवार वैष्णवी जी से विदा लेकर अपने घर को चले जाते हैं। इन सब बातों से अर्नव टूट जाता है और आरोही की वजह से सबके सामने उसकी खूब इंसल्ट भी हुई, जिससे अर्नव वहां हॉल से उठकर बाहर लॉन में चला जाता है। मगर आरोही को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि उसकी वजह से अर्नव के दिल को चोट पहुंची और अपनी इंसल्ट का बदला लेकर वो मन ही मन खूब खुश हुई। मगर आरोही की ऐसी हरकत देखकर वेद को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो आरोही से कुछ कह पाता कि इससे पहले ही वो वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है। इधर साक्षी, दिशा और अक्षय भी आरोही की इस हरकत से बहुत परेशान हो जाते हैं और वे तीनों एक दूसरे से बात करते हैं कि सुनो, अगर इन तीनों की लड़ाई ऐसी ही चलती रही ना तो हमारा प्लान सुपर डुपर हिट नहीं बल्कि सुपर फ्लॉप हो जाएगा। हाँ दिशा, सही कह रही हो तुम। अपने बडीज अर्नव और आरोही के बीच की दूरियां खत्म करने के लिए दिशा एक प्लान बनाती है और अपना ये प्लान वो साक्षी और अक्षय को अच्छे से समझा देती है। उसके इस प्लान को सुनकर साक्षी खुश होकर कहती है, वाह दिशा, दिस इज ऑसम प्लान। पर अक्षय को यह प्लान कुछ खास ठीक नहीं लग रहा है और वो इसे लेकर थोड़ा डाउट में भी था। उसने अपने मन की दुविधा बताते हुए बोला, बट दिशा, आर यू श्योर कि ये प्लान वर्क करेगा? दिशा ने अक्षय को अपने प्लान पर भरोसा दिलाया कि उसका यह प्लान जरूर वर्क करेगा और इससे उनके बडीज अर्नव और आरोही की दूरियां भी कम हो जाएंगी। अब दिशा और साक्षी दोनों को समझाने के बाद अक्षय भी उनके इस प्लान में शामिल हो गया। अपने प्लान की रणनीति बनाने के बाद तीनों ने अपनी दोस्ती की कसम खाते हुए खुद से वादा किया कि वे अपने बडीज अर्नव और आरोही को पास लाकर रहेंगे। प्लान के मुताबिक आरोही को लॉन में लाना था तो साक्षी ने कहा, गाइस, मैं किसी बहाने से आरोही को लॉन में लेकर आती हूँ, तुम सब मुझे वहीं मिलना, ठीक है? साक्षी आरोही के पास आई और उसके स्मार्ट वर्क पर शाबाशी भी दी। वो ऐसा इसलिए कह रही थी जिससे कि आरोही का मूड अच्छा बना रहे और वो उसकी किसी भी बात को न टाले। साक्षी अपनी बातों में आरोही को फंसाकर उसे किसी बहाने से लॉन में ले आती है। अक्षय नाराज था अर्नव से, इसलिए उसने दिशा को ही उसे बुलाने के लिए भेजा। इधर दिशा अर्नव के पास आती है और उसकी साइड लेते हुए आरोही को कोसने लगती है। अर्नव का मूड थोड़ा हल्का हुआ, मगर अपनी उस बेइज्जती को नहीं भूल पा रहा था जो आरोही की वजह से उसे सहनी पड़ी। कुछ देर बाद आरोही और साक्षी दोनों बाहर लॉन में आती हैं, जहां पहले से ही रेबल्स बडीज भी मौजूद होते हैं। बाहर लॉन में एक दूसरे के सामने सामने आने के बाद अक्षय अपनी सारी नाराजगी को भुलाकर अर्नव को माफ कर देता है, तो वहीं अर्नव भी अपने ईगो को साइड में रखकर अक्षय से गले मिलता है। दिशा कुछ इशारे से पूछती है तो साक्षी भी इशारे से दिशा की हाँ में हाँ मिला देती है। आरोही को अपने सामने देखकर अर्नव को घुटन महसूस होने लगती है और वो जैसे ही वहां से उठकर जाने लगता है तो अक्षय उसे उकसाते हुए कहता है, अर्नव, अगर तू अभी यहाँ से उठकर गया तो इस लड़की की अकड़ और बदतमीजी बढ़ती ही जाएगी। तुम आज ये प्रूफ कर दो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है इस लड़की आरोही के होने या ना होने से। अक्षय की बातों का अर्नव पर इतना तेज असर हुआ कि वो लॉन से नहीं गया। मगर आरोही, वो तो आज अर्नव के सामने इतनी अकड़ और घमंड के साथ उसका सामना करने को तैयार थी मानो जैसे उसने जंग ही जीत ली हो। दिशा, साक्षी और अक्षय के प्लान के अकॉर्डिंग बाहर लॉन में अंताक्षरी का प्रोग्राम रखा गया था। वहाँ गर्ल्स वर्सेस बॉयज में कंपटीशन होना था। तभी अर्नव आरोही के सामने निडर और बड़े ही घमंड भाव से उससे हाथ मिलाकर कहता है, कांग्रेट्स डॉक्टर आरोही। यू नो व्हाट, तुम्हारी ये छोटी मोटी जीत की खुशी देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक छोटा सा बच्चा लॉलीपॉप को देखकर खुश हो जाता है। आरोही बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी अर्नव की किसी बात पर। अर्नव की कही बातें उसके कानों तक तो जा रही थी, मगर वो उसकी बात को एक कान से सुन रही थी तो दूसरे कान से उन्हें निकाल भी रही थी। दोनों के बीच बहस होने लगी और उन दोनों के बढ़ते झगड़े को देखकर साक्षी और अक्षय आकर उनकी साइड लेकर उनका झगड़ा सॉल्व करवाते हैं। आरोही और अर्नव भी शांत हो चुके होते हैं और फिर दिशा आकर सबको गेम का रूल समझाती है। दिशा के हाथ में एक कांच का बाउल है जिसमें बहुत सारे चिट रखे हुए हैं। अंताक्षरी के रूल के बारे में दिशा अपने बडीज को समझाते हुए बोली, देखो गाइस, 2 टीम्स होंगी, एक बॉयज की और एक गर्ल्स की। दोनों टीम के मेंबर्स को बारी बारी एक चिट उठाने को मिलेगा। उस चिट में जो भी लेटर लिखा होगा हमें उसी लेटर से सॉन्ग भी गाना होगा और जो सबसे ज्यादा सॉन्ग्स गाएगा वही होगा विनर। अक्षय और दिशा भी रूल्स समझा देते हैं और उन दोनों की बात समझकर आरोही अर्नव एक साथ बोल पड़ते हैं, ओके डन। ओके डन। बडीज उन दोनों की तरफ देखने लग जाते हैं और फिर इसी बहाने अर्नव की नजर आरोही से एक बार फिर टकरा गई। अंताक्षरी प्रतियोगिता शुरू होती है। अर्नव आरोही को चैलेंज करता है कि वो उसे हरा देगा। ये देखकर अक्षय और दिशा बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि चलो आरोही को हराने के बहाने ही सही, अर्नव कम से कम गाना तो गाएगा। कुछ देर बाद अंताक्षरी शुरू होती है गर्ल्स और बॉयज की टीम में।
गर्ल्स टीम से सबसे पहले आरोही जाती है और चिट उठाती है। वो एक रेड कलर की चिट उठाती है जिस पर ढ अक्षर लिखा होता है। काफी सोचने के बाद दिशा को देखकर मुस्कुराते हुए गाने लग जाती है। ढोलक में ताल है पायल में छमछम, घूंघट में ताल है पायल में छन छन, घूंघट में गोरी है सेहरे में साजन, जहां भी ये जाएं बहारें ही छाएं, ये खुशियां पाएं मेरे दिल ने दुआएं दी हैं, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। आरोही का गाना खत्म होने पर सभी ताली बजाने लगते हैं। अर्नव भी ताली बजाता है। दिशा गाना सुनकर आरोही को प्यार से गले लगा लेती है। जब बॉयज टीम में अर्नव आता है और वो ब्लू कलर की चिट उठाता है जिस पर प अक्षर लिखा होता है। आरोही पर नजरें गड़ाए अर्नव गाना गाने लगता है। प्यार में नगमे गाएं क्यों, प्यार में हम मर जाएं क्यों, तुमने दिल को तोड़ा, तुमसे आखिर दिल लगाएं क्यों, कर्ज आशिकी का चुकाने की तैयारी है, तुम सुनो मैं बोलूं अब मेरी बारी है। तेरी बातों का सीधा जवाब है मैं बदतमीज मेरी आदत खराब है, तेरी बातों का सीधा जवाब है मैं बदतमीज मेरी आदत खराब है। अर्नव का ये गाना सुनकर बडीज हैरान परेशान हो जाती है और आरोही वो बस अर्नव को गुस्से से देखती है। तो इस बार साक्षी चिट उठाती है तो उसे ल अक्षर मिलता है। साक्षी गाना शुरू करती है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। गाना खत्म होने पर सभी तालियां बजाने लगते हैं मगर वेद को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे ताली बजाने में जरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब बारी थी बडीज टीम से और इस बार गाना गाने के लिए उठा वेद। उसने एक ग्रीन कलर की चिट उठाई जिस पर त अक्षर लिखा होता है। वेद चिट पर लिखे अक्षर को देखकर मुस्कुराया और फिर अर्नव को देखकर गाना गाने लगता है। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। वेद का भी गाना खत्म होने पर सब तालियां बजाते हैं। वेद और अर्नव बहुत भावुक हो गए इस गाने को सुनकर। तो इन दोनों की दोस्ती को देखकर आरोही हौले से मुस्कुराकर बहुत खुश हुई और वो कान्हा जी से विश मांगती है कि इनकी ये दोस्ती कभी ना टूटे, कोई उसे मुस्कुराते हुए ना देख ले। इसलिए वो अपनी हंसी को छुपा लेती है। अब दिशा चिट उठाती है और उसे ऊ अक्षर मिलता है मगर दिशा को गाना आते हुए भी वो गाना नहीं गाती। कुछ ऐसा ही अक्षय भी करता है। वो चिट उठाता है, उसे भ अक्षर मिलता है। उसे भी कोई गाना याद नहीं आ रहा था। इस तरह अक्षय और दिशा के न गाने की वजह से दोनों टीम बराबर के स्कोर पर थी। बॉयज टीम से भी एक बार फिर वेद और अक्षय आते हैं और बारी बारी से अपनी अपनी चिटें उठाते हैं और उन्हें जो लेटर मिला होता है वो गा देते हैं। गर्ल्स टीम से दिशा आती है और वो भी अपनी चिट उठाकर जो अक्षर लिखा होता है इस बार वो गाना गा देती है। और सबसे अंत में फिर बॉयज टीम में अर्नव आता है और वो लड़कियों को चैलेंज करता है कि वो उन्हें हरा देगा। मगर अर्नव के चैलेंज का असर आरोही पर नहीं पड़ता। अर्नव आता है और एक चिट उठाता है जिस पर ज अक्षर लिखा होता है। अर्नव एक बार फिर आरोही को देखते हुए ऐसा गाना गाता है जिससे आरोही को तकलीफ पहुंची। जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुदगर्जी का अब अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इस गाने को सुनकर आरोही के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और नफरत साफ साफ दिख रहा था। अगले अंतरे को पूरा करते हुए अर्नव गाने लगा। चाहत का सिला जालिम मतलब ही दिया तूने, मजबूर न थी फिर भी धोखा किया तूने, नफरत को मेरी अब तू सुबह शाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आरोही को खूब गुस्सा आता है अर्नव पर और वो अपनी जगह पर से उठकर अपने कान बंद करके अर्नव से कहती है, स्टॉप दिस अर्नव, व्हाट डू यू मीन अर्नव? इस तरह से सो कॉल्ड सॉन्ग्स गाकर अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे रॉन्ग प्रूव कर दोगे तो नेवर एवर, बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल। अर्नव पर आरोही की बातों का कुछ भी असर नहीं दिखता और वो आरोही से बहस करते हुए कहता है, यू नो व्हाट आरोही, तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम दूसरों को नीचा दिखाने में इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें अपनी गलती तक नहीं दिखाई देती है। इस बात से आरोही बहुत नाराज हुई और अर्नव के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, लिसन अर्नव, डोंट क्रॉस योर लिमिट, डू यू अंडरस्टैंड? इधर बडीज बहुत घबरा गए थे उन दोनों के झगड़े से, लेकिन वेद को कोई मतलब नहीं था। अक्षय अर्नव को शांत होने के लिए बोल ही रहा था कि मगर अर्नव ने पलटकर आरोही की बदतमीजी का जवाब देते हुए कहा, लिमिट तो मैंने अभी क्रॉस नहीं की है आरोही राजवंशी, बट जिस दिन मैंने वो लिमिट क्रॉस कर दी ना, देन यू हैव नो आइडिया तुम्हारा मैं क्या हाल करूंगा, तुम्हें चांद से मार डालूंगा मैं। ठैश में आकर अर्नव ने आरोही से इतनी बड़ी बात कह तो दी,
पर अब वो उससे नजरें चुराने लगा। लेकिन आरोही का दिल पूरी तरह से टूट गया था। जब अर्नव ने उसकी जान ले लेने की बात कही, उसका दिल तो टूट ही रहा था, पर खुद पर से उसका विश्वास और हिम्मत भी टूट रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और थोड़ी देर पहले जो अर्नव ने कहा उस बात से दुखी होते हुए बोली, ओह, अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मुझे कल जान से मारने के बजाय आज ही खत्म कर दो। अर्नव खामोश था, पर उसकी आंखों में नफरत की चिंगारी सुलगती ही जा रही थी। अर्नव आरोही का झगड़ा अब आग की लपटों से अधिक तेज हो रहा था और बडीज उनके झगड़े को शांत कराने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर वे दोनों कहाँ किसी की बात मानने वाले थे। अक्षय अपनी कोशिश करते हुए अर्नव को आरोही से अपना झगड़ा खत्म करने को बोलता है, लेकिन अर्नव अपने दोस्त की बात नहीं सुनता और वो उन्हें सख्त लहजे में निवेदन करते हुए कहता है, आज बात हो ही जाए फेस टू फेस, सो इट्स बेटर तुम सब थोड़ी देर के लिए मुझे और आरोही को 5 मिनट अकेला छोड़ दो प्लीज। अर्नव की इस सख्त वार्निंग से बडीज चुप तो हो गए और डर भी जाते। अक्षय ने जाने से इनकार कर दिया। तब अर्नव ने बड़ी सख्ती दिखाते हुए कहा, लीव, आई सेड लीव नाउ। अर्नव की सख्ती दिखाने पर अक्षय, दिशा, वेद और साक्षी उन दोनों को वहीं लॉन में अकेला छोड़कर जाने लगे। सबके जाने के बाद अर्नव ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे कस कर मरोड़ने लगा। आरोही को दर्द हो रहा था, पर अर्नव उसके साथ और सख्ती दिखाने लगा। बडीज के जाने के बाद अर्नव सख्त आवाज में आरोही पर इल्जाम लगाते हुए कहने लगा, मैंने उस दिन जो कुछ भी देखा वो मेरी कोई गलतफहमी नहीं थी। इनफैक्ट वो तो तुम्हारी उस भवेश के साथ रोमांटिक नाइट थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक दिन इतना नीचे गिर जाओगे। अर्नव ने जब उस रात की बात की तो आरोही का दिल घबराने लगा, पर अपनी नफरत की वजह से वो उसके सामने अपनी कमजोरी को शो नहीं कर पा रही थी। आरोही खामोश थी और उसकी इस खामोशी की वजह से अर्नव को अपनी बात सच लगने लगी। यू नो व्हाट आरोही, तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता। अर्नव ने भावुक होते हुए कहा। अर्नव ने जब उसके प्यार को अपनी गलती का नाम दिया तो आरोही से रहा नहीं गया। उसे बेहद गुस्सा आया। बदले में वो भी उसके ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन उतारते हुए बोली, नो, गलती तुमने नहीं की, गलती तो मुझसे हुई है तुम पर भरोसा करके, तुमसे प्यार करके। तुम मेरे प्यार के लायक तो कभी थे ही नहीं, कभी नहीं थे अर्नव। आरोही की ये बात सुनकर अर्नव उसके नजदीक आता है और उसकी गाल को कस कर दबाते हुए कहता है, इनफ। अब अगर जो इस गंदी जुबान से प्यार जैसे पवित्र शब्द का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर आरोही को बहुत बुरा लगा। उसकी बातें सीधे अब उसके दिल को चोट पहुंचाने लगी थी, तो वो भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोली, जिस पवित्र शब्द की आप बात कर रहे हैं ना मिस्टर अर्नव, उसका दूसरा नाम विश्वास होता है। आरोही आगे कुछ कहने ही जा रही थी, तभी उसके बोलने से पहले ही अर्नव उसे उल्टा जवाब देते हुए कहने लगा, और तुम जिस विश्वास की बात कर रही हो वो तुम काफी साल पहले तोड़ चुकी हो। सो बेटर कि तुम विश्वास की बात ना ही करो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से ये विश्वास और प्यार की बातें अच्छी नहीं लगती। आरोही के पास कोई जवाब नहीं रहता कि वो क्या जवाब दे, और बस रोने लगती है। अर्नव अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, यू नो व्हाट आरोही, शायद मैंने ही तुम्हें पहचानने में कोई भूल कर दी होगी। मुझे नहीं पता था कि तुम भी उन्हीं लड़कियों में से हो जो आज इनके साथ और कल किसी और के साथ। तुम्हारा क्या है, आज ये लड़का तो कल कोई और। आरोही को यकीन नहीं हुआ इन 4 सालों में अर्नव इतना बदल जाएगा कि वो सही गलत का फर्क करना भी भूल जाएगा। अब उसे अर्नव के ताने और उस पर लगाए हुए इल्जामों को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो थक चुकी थी उसके इल्जामों से, तो उसे बीच में रोकते हुए तेज आवाज में चिल्लाकर बोली, इनफ अर्नव, इनफ, नाउ यू जस्ट स्टॉप बिकॉज़ आई हैव हैड इनफ ऑफ यू। आरोही से बहस करते करते अर्नव थक गया था और उसका सिर भी दर्द करने लगा था। वे दोनों अब एक दूसरे से कोई बात नहीं करना चाहते थे, तो अलग अलग रास्तों से जाने लगे। अर्नव कुछ दूर आगे बढ़ा ही था, मगर थोड़े ही कदम चलकर रुक गया, क्योंकि उसकी घड़ी में आरोही का दुपट्टा फंसा हुआ था। और जब आरोही को यह बात रियलाइज होती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है कि उसका दुपट्टा अर्नव की घड़ी में फंसा हुआ है। आरोही खुद से दूर जाते हुए दुपट्टे को रोकने की कोशिश करती है, तो वहीं अर्नव भी आरोही का दुपट्टा खुद से अलग करने की कोशिश करता है, मगर इससे भी कुछ नहीं होता। अर्नव की तरफ देखते हुए आरोही कहती है, मेरा दुपट्टा छोड़ो अर्नव। अर्नव को आरोही पर इतना तेज गुस्सा आया कि वो इस बात का जवाब देने के लिए अपनी घड़ी में फंसे हुए दुपट्टे को इतनी जोर से खींचता है कि आरोही का दुपट्टा ही फट गया। अपने फटे हुए दुपट्टे को देखकर आरोही की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं और अर्नव भी उसका दुपट्टा फाड़ने के बाद उसे वहीं नीचे जमीन पर फेंक कर वहां से चला जाता है। अपने फटे हुए दुपट्टे को अपनी गोद में लेकर आरोही खूब जोर जोर से रोने लग जाती है और दुपट्टे को लेकर अंदर अपने रूम की ओर जाने लगी। आरोही हॉल से गुजरती है जहां अर्नव और अक्षय को छोड़कर सभी बडीज वहां मौजूद होते हैं। उधर दूसरी ओर अर्नव और अक्षय टेरेस पर थे और अक्षय के दबाव देने पर अर्नव ने उसे सब कुछ बता दिया, थोड़ी देर पहले जो भी कुछ हुआ था। अर्नव की बात से अक्षय बहुत टेंशन में आ गया और यह सोचकर परेशान हो गया कि अब वो अर्नव और आरोही के बीच की दूरियों को कैसे कम करेगा। तो दूसरी तरफ आरोही अपने रूम में आई और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है।
इस वक्त वो बिल्कुल टूट चुकी थी और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। अपने फटे हुए दुपट्टे को देखकर आरोही को वो पल याद आ गया जब पहली बार उसका दुपट्टा अर्नव की घड़ी में फंस गया था। अर्नव ने अभी तक आरोही की सिर्फ एक ही आंख को देखा था, लेकिन अभी भी उसने आरोही का चेहरा पूरी तरह से नहीं देखा था। इधर जब से अर्नव आरोही से मिला है, वो उसकी एक आंख पर फिदा सा कुछ हो गया था और आजकल वो उसके ख्यालों में डूबा भी रहता है। तो अक्षय ने अर्नव से पूछा, तू आजकल ये किसके ख्याल में खोया रहता है? कहीं तुझे किसी लड़की से प्यार व्यार तो नहीं हो गया है ना? अक्षय के सवाल पर अर्नव धीरे से शर्माया और अपने दिल की आवाज सुनते हुए बोला, आई डोंट नो अबाउट लव, बट देयर इज समथिंग स्पेशल इन माय हार्ट फॉर समवन। दिल हर समय उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। ठीक से उसे देखा नहीं है, पर उसके खूबसूरत चेहरे की तस्वीर मेरे दिल में छप चुकी है। चल तू मुझे ये बता कि वो लड़की दिखती कैसी है? I mean, कि वो सुंदर तो है ना? अर्नव बेंच पर से उठा और आरोही को याद करते हुए बोला, अभी तक तो मैंने उसे ठीक से नहीं देखा है, पर उसके गुलाबी होंठ, उसकी झील जैसी एक आंख, मेरे लिए इतना ही काफी है उसे जानने के लिए। एंड आई एम श्योर वो बहुत खूबसूरत होगी। अर्नव की बात से अक्षय बहुत हैरान हुआ और वो खूब हंसने लगा। पर तभी अर्नव देखता है कि उसकी घड़ी में कोई गुलाबी रंग का दुपट्टा फंसा हुआ होता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि अर्नव को ये बात समझने में जरा भी देर नहीं लगती है कि ये वही एक आंख वाली लड़की है। और वो एक आंख वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि आरोही होती है, जो बेहद शर्माते हुए बोली, प्लीज आप मेरा दुपट्टा छोड़ दीजिए ना। उसकी मीठी आवाज से अर्नव कहीं खो गया। जिस लड़की से मिलने के लिए वो इतना बेचैन था, पर उसे क्या पता था कि इस आंख वाली लड़की की आवाज इतनी मीठी होगी। इसके बाद अर्नव भी बड़े प्यार से आरोही के दुपट्टे को छुड़ाते हुए उसके पास आया और फिर उसके दुपट्टे को लौटा दिया। आरोही के मासूम चेहरे को देखकर अर्नव प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगा और हौले से मुस्कुरा देता है। तेज हवाओं के कारण खिड़कियों पर लगे पर्दे हिलने लगे और हवाओं की सरसराहट आवाजें आरोही को अतीत की यादों में खींचकर वर्तमान में ले आईं। अर्नव के बदले हुए व्यवहार से वो बहुत ही दुखी थी और उसके चेहरे पर अपना फ्रस्ट्रेशन उतारते हुए बोली, एक वो अर्नव था जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता था, तब उसने बिना कोई बदतमीजी किए मुझे मेरा दुपट्टा लौटा दिया था, और एक ये अर्नव है जिसने आज मेरा दुपट्टा फाड़ कर फेंक दिया। आई डोंट बिलीव तुम वही अर्नव हो जिससे मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था। आई हेट यू अर्नव, आई रियली हेट यू एंड आई विल नेवर लव यू नाउ। आरोही ने अभी भी खुद को रूम में लॉक कर लिया था और बस रोए जा रही थी। आज वो खूब जी भर के रो लेना चाहती थी, ये सोचकर कि शायद उसके गम भी इन आंसुओं के साथ बह जाएं, पर तभी उसका फोन बजता है। आरोही अपने आंसुओं को पोंछती है और कॉल उठाती है। उधर से एक अपरिचित औरत की आवाज आती है, जय श्री कृष्णा। उस औरत की आवाज में जितना कड़कपन था, उतना ही उसकी आंखों में किसी के लिए बेपनाह नफरत उमड़ रहा था। जय श्री कृष्णा रूपल भाई, कांपते हुए आरोही बोली। वो अपरिचित औरत और कोई नहीं बल्कि आरोही की फई यानी उसकी बुआ रूपल देसाई थी। वो गुजराती हिंदी मिक्स करके बोलती हैं और एक बहुत ही सख्त मिजाज और कड़क औरत हैं। जी बोलिए फई। आरोही की आवाज में चिढ़कर पूछा, मैंने तुमको जो करने के लिए कहा था तुमने ठीक से तो कर लिया ना बेटा? रूपल बेन सख्त होते हुए बोली। अपनी फई के सवाल पर आरोही की आंखें नम हो गईं और पूजा के वक्त उसने अर्नव के साथ जो कुछ किया उसे याद कर गिल्ट फील करने लगी। तो आरोही भी उदास होते हुए उन्हें जवाब दिया, ऑफ कोर्स फई, आपने जैसा बोला था मैंने बिल्कुल वही किया। आपके कहने पर मैंने अर्नव को उसके अनाथ होने का एहसास दिला दिया। यही चाहती थी ना आप? रूपल बेन ने यह जानकर खूब खुश हुई कि जो काम उन्होंने आरोही को सौंपा था उस काम को उनकी भतीजे ने बखूबी निभाया। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी और ढोकला खाते हुए बोली, वाह, तमे आ बहुत सरस काम કર્યા છો। तो आरोही भी सीधे मुद्दे पर आई और सख्त आवाज कड़क होते हुए कहने लगी, आप यही चाहती थी ना फई कि मैं अर्नव को हर्ट करूं। अब तो आप मेरे घर के पेपर्स मेरे पापा को वापस कर देंगी ना फई? पर फई को यह बात कुछ हजम नहीं हुई कि आरोही जो उनसे हमेशा से डरते आई है वो आज वही उनके सामने जुबान लड़ा रही है। इस बात पर वो आरोही से बहुत नाराज हुई और उसे तेज आवाज में डांटते हुए बोली, ए लड़की, मेरे आगे अपनी जुबान चलाने की हिम्मत मत करना, और एक बात कान खोल कर सुन लो, अपनी सहेली की शादी होते ही तो तुरंत मुंबई वापस आ जा, समझ गए हो? आरोही को धमकाने के बाद रूपल बेन ने फोन काट दिया और फोन कट होने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए आरोही वॉशरूम चली गई। इधर दिशा, साक्षी और अक्षय तीनों काफी ज्यादा टेंस लग रहे थे और वे यही सोच रहे थे कि कैसे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जाए।
दिशा अक्षय से कूल होने को बोलती है और कहती है कि उसके पास एक और धमाकेदार आइडिया है, पर उसके पिछले के कुछ आइडिया फेल होने के कारण अक्षय उसका आइडिया सुनने को मना कर देता है। मगर अक्षय उससे कहता है कि अब हमें इन दोनों से इस मैटर पर फेस टू फेस बात करना होगा, और वो भी आज रात। अक्षय के इस डिसीजन से दिशा और साक्षी भी एग्री करते हैं। डिनर का वक्त हो गया था, इसलिए सभी लोग डिनर करने के लिए हॉल में इकट्ठे होते हैं, जहां अर्नव, वेद, अक्षय के अलावा दिशा की फैमिली भी होती है। सभी वहां बैठते हैं और खाना खाने की तैयारी करते हैं, मगर आरोही वहां पर नहीं होती है। साक्षी उसे बुलाने जाती है कि उससे पहले ही वो वहां आ जाती है। सॉरी वैष्णवी आंटी फॉर कमिंग लेट, एक्चुअली मैं कॉल पर बिजी थी। वैष्णवी जी आरोही को बैठने को कहती हैं। अर्नव भी एक नजर उठाकर आरोही को देखता है, फिर अपनी नजर उस पर से हटा लेता है। आरोही का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का, वो तो बस ऐसे ही आ गई थी। उसकी भूख तो रूपल फई की कड़वी बातें सुनकर ही मर गई थी। सभी खाना खाना शुरू करते हैं, मगर आरोही उदास, परेशान व खोई खोई सी रहती है, और इसी घबराहट में वो अपनी आंखें बंद कर फोन पे अपनी फई से हुई बातचीत को याद करने लगी। अर्नव की नजर आरोही पर पड़ती है और उसे परेशान होता हुआ देखकर अर्नव को भी बेचैनी होती है, मगर अर्नव अपने इमोशन पर कंट्रोल कर आरोही को इग्नोर कर देता है। वैष्णवी जी और दिशा आरोही से पूछती भी हैं कि कोई परेशानी है, मगर आरोही न में सिर हिलाकर बता देती है, लेकिन उस वक्त उसकी आंखें भर आई थीं, और फिर धीरे से सबकी नजरों से छिपकर वो अपने आंसुओं को छुपा लेती है। उसे ऐसा करते हुए अर्नव देख लेता है और वो आरोही पर खूब गुस्सा भी हुआ। वो सोचता है कि अगर कोई और बात है तो आरोही किसी से कुछ कहती क्यों नहीं। दिशा आरोही के प्लेट में कोई सब्जी डालती है। आरोही जैसे ही वो सब्जी खाने के लिए मुंह खोलती है कि तभी अर्नव उसे रोकते हुए बोलता है, नो आरोही, तुम ये सब्जी नहीं खा सकती, क्योंकि ये बैंगन की सब्जी है, जिसे खाने के बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। सभी लोग अपना खाना छोड़कर अर्नव की तरफ हैरानी से देखने लग जाते हैं, यहां तक कि वेद और आरोही भी उसे हैरान होकर देखते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। दिशा और साक्षी ये देखकर बहुत खुश होती हैं, और दिशा पहला निवाला खाते हुए अर्नव से कहती है, वाह अर्नव, तुम्हें तो अभी तक याद है कि आरोही को बैंगन की सब्जी से एलर्जी है। वेरी नाइस। दिशा की बातें सुनकर अर्नव और आरोही झेप जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अर्नव आरोही की तरफ देखते हुए दिशा से कहता है, व्हाट रबिश, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अर्नव के इस झूठ पर दिशा मुस्कुराई और फिर शरारती लहजे में आरोही को चिढ़ाते हुए बोली, आरोही, तुमने सुना नहीं क्या? अभी अभी अर्नव ने क्या कहा? नो आरोही, तुम ये सब्जी नहीं खा सकती, क्योंकि ये बैंगन की सब्जी है और जिसे खाने के बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। दिशा को अपनी नकल उतारते देख अर्नव गुस्से से उसे देखने लगा, तो वही आरोही भी उसे घूरने लगी जब दिशा उसे चिढ़ा रही थी। ये सब देखकर अक्षय और साक्षी भी धीरे धीरे मुंह बांधकर हंस रहे थे। बैंगन वाली बात पे आरोही सख्त नाराज हुई और अर्नव की ओर देखते हुए दिशा से बोली, दिशा, किसने कहा कि मैं बैंगन की सब्जी नहीं खाती हूँ? इनफैक्ट अब तो ये सब्जी मेरी फेवरेट डिशेस में से एक है, एंड इसे खाने से मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती। उसकी बात से बडीज को यही लगा कि हो सकता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी आरोही को बैंगन खाने से। कुछ पल खामोश रहने के बाद आरोही बैंगन की सब्जी खाना शुरू करती है, मगर अर्नव बहुत अच्छे से जानता था अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है आरोही के साथ। यही सब सोचकर अर्नव आरोही की बेवकूफी पर खूब गुस्सा हो रहा था। आरोही लगभग पूरी बैंगन की सब्जी और बाकी की रोटियां खा चुकी थी, और वो बड़े ही तेवर दिखाते हुए दिशा से कहती है, देखो, कुछ हुआ मुझे कुछ नहीं ना? आरोही की बात सुनकर अर्नव बनावटी स्माइल करता है, पर थोड़ी ही देर बाद आरोही को अजीब सा फील होता है और अपने हाथों से अपने गले को वो सहलाती है। फिर तभी आरोही को वॉमिट फील हुआ, तो वो झट से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हॉल से जाने लगती है। सभी लोग आरोही की हालत को देखकर परेशान हो जाते हैं, मगर अर्नव, उसे तो पहले से ही पता था कि अभी थोड़ी देर में ये सब होगा, और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है, और खाओ बैंगन की सब्जी। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था खाने को, पर तुमने तो मेरी बात नहीं सुनी। एक नंबर की जिद्दी जो हो तुम। सभी परेशान हो रहे थे कि आरोही को क्या हुआ, और अर्नव सबको ये कहकर शांत करा देता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया होगा और इसलिए हिचकिया रही होगी। इधर आरोही ऊपर के बाथरूम में खूब वॉमिट करती है। उसने अब तक 3 से 4 बार उल्टियां की, जिससे उसका ब्लड प्रेशर कम होने लगा। आरोही को बैंगन से एलर्जी है, और ये एलर्जी उसे बचपन से है, पर एलर्जी की प्रॉब्लम को जानते हुए भी आरोही ने बैंगन की सब्जी इसलिए खाई क्योंकि वो अर्नव को दिखाना चाहती थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अर्नव की छूटे कंसर्न से। सभी लोग डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं, बट बडीज गैंग बाहर लॉन में जुटी हुई थी, जहां अक्षय आरोही को कॉल करके बाहर लॉन में बुलाता है। ना चाहते हुए भी आरोही को बाहर लॉन में आना ही पड़ता है। किसी तरह वो धीरे धीरे वहां आती है। उसकी हालत अभी भी खराब थी और सिर भी भारी था। आरोही अपना सिर पकड़े हुए आई और हांफते हांफते बोलती है,
व्हाट? क्यों बुलाया है तुमने मुझे लॉन में? आरोही की ऐसी मरी हुई हालत देखकर सभी उसकी खैरियत पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो आरोही भी जवाब में बुझे हुए मन से हाँ कहते हुए सिर हिलाकर जवाब दे देती है। अर्नव भी आरोही के लिए फिक्र करते हुए उससे पूछता है, आरोही, आर यू फाइन? यस आई एम फाइन। थोड़ा नॉर्मल होते हुए आरोही बोली। जिस तरह वो मरी हालत में बोल रही थी और उसके चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर अर्नव को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, तो उसने एक बार फिर उसे पूछते हुए कहा, बट आई डोंट थिंक कि तुम फाइन हो। मैं डॉक्टर को कॉल करूं? अर्नव के एक्स्ट्रा केयर से आरोही झुंझलाने लगी और तेज आवाज में बोली, नो थैंक्स। अब तुम्हें क्या मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं कि मैं ठीक हूं? मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं। इन दोनों की बहस को देखकर अक्षय का सिर चकराने लगा और सर पर हाथ रखे हुए परेशान होकर वो कहने लगा, स्टॉप, बंद करो तुम अपनी ये बहस। मौका मिला नहीं कि शुरू हो जाते हो लड़ने तुम दोनों। अर्नव, आरोही, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, इसलिए जब तक मेरी बात पूरी खत्म नहीं हो जाती तुम दोनों बिल्कुल चुप रहोगे, एकदम चुप। आरोही की हालत अब और भी खराब हो रही थी। उसका सर इतना तेज दुखने लगा कि वो नीचे ही घास पर आलती पालती मारकर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को सिर पर रखकर अक्षय से कहती है, कंटिन्यू इट, मैं तुम्हारा लेक्चर सुन रही हूँ। ये लड़की कभी सीरियस नहीं हो सकती। आरोही, मैं कोई लेक्चर नहीं देने जा रहा हूँ, स्टैंड अप। अक्षय ने कहा, पर दिशा को टेंशन होने लगी आरोही की हालत देखकर। जिस तरह वो जमीन पर बैठी हाँफ रही थी और सिर पकड़े हुए थी, उससे दिशा को लगा कि शायद आरोही की तबीयत ठीक नहीं है। तो उसका हाल जानने के लिए उसने उससे पूछा, आरोही एनी प्रॉब्लम? दिशा के पूछने पर आरोही इरिटेट हो गई और झुंझलाते हुए बोली, नॉट एनी प्रॉब्लम, बट अगर मैं खड़ी होकर अक्षय का लेक्चर सुनने लगी तो जरूर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ। आरोही की बात सुनने के बाद अक्षय बड़े गर्म मिजाज में उससे बोला, फाइन, बैठी रहो तुम महारानी बनकर, बट यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड? आरोही सिर हिलाते हुए हाँ में अपना जवाब देती है और इसके बाद अक्षय एक सांस में अर्नव और आरोही को फटकार लगाते हुए कहता है, तुम दोनों ने जो आज किया, दिस इज नॉट फेयर गाइस। अब तुम दोनों या तो एक दूसरे से सॉरी बोलोगे या फिर लड़ो तुम दोनों, और तब तक लड़ो एक दूसरे से जब तक कि तुम दोनों के गुस्से की आग ठंडी ना हो जाए। अक्षय के फटकारने के बाद अर्नव बहुत झुंझलाया और बीच में बोलने की कोशिश करता है, मगर अक्षय उसे चुप कराते हुए कहता है, जब तुम बोलते हो तो हम में से कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है, राइट? तो आज मैं बोलूंगा और तुम दोनों चुपचाप सुनोगे। ओके फाइन। इस वक्त अक्षय का दिमाग इतना गर्म था कि अगर स्वयं ब्रह्मा जी भी आ जाए ना तो वो भी गुस्से को शांत नहीं करा सकते थे उसके। अक्षय का गुस्सा होना भी जायज था। उसने इतनी कोशिशें की अर्नव और आरोही के बीच सुलह कराने की, मगर कोई फायदा नहीं निकला। तो इस पर वो झुंझलाएगा ही ना। आरोही जमीन पर ही बैठी थी और मुंह लटकाए अक्षय की डांट सुन रही थी। उन दोनों को एक बार फिर से डांट लगाते हुए अक्षय ने कहा, गाइस, जब से तुम दोनों यहाँ जयपुर से आए हो तब से बस लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो। एंड यू नो तुम दोनों की इस फाइट में किसकी सबसे ज्यादा बैंड बजी हुई है? अर्नव उसकी बात तो सुन रहा था पर उसकी नजरें आरोही पर ही थी। अक्षय ने अपने चेहरे के भाव बदले और फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, हमारी स्टूपिड। अर्नव, तुमने आरोही के साथ जो बदतमीजी की है ना शाम को, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अक्षय की बात खत्म होती है और अर्नव अभी भी खामोश था। आरोही बैठे बैठे जमाइयां ले रही थी तो उसे डांटते हुए अक्षय ने कहा, ओह हेलो मिस लंदन रिटर्न, तुमने भी कुछ कम बदतमीजी नहीं की। आज पूजा के समय तुमने जो किया बहुत ही गलत किया। तुम्हें अर्नव की फैमिली पर क्वेश्चन करने का कोई राइट नहीं है। यू नो व्हाट, डॉक्टर आरोही राजवंशी, यू डिसअपॉइंटेड मी। अक्षय ने खूब सुनाया आरोही को भी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट आरोही की कंडीशन अब और भी बुरी होती जा रही थी। सिर तो उसका पहले से ही भारी था और ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल डाउन हो गया था। इसलिए अक्षय ने अभी जो कुछ भी कहा, आरोही को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अक्षय चिल्लाते हुए आरोही से एक बार फिर कहता है, ओ महारानी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है या नहीं? आरोही चौंक कर कहती है, हाँ क्या हुआ? आई डोंट नो अक्षय, तुम मुझसे कुछ कह रहे थे, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या बोल रहे थे तुम मुझसे? आरोही की बात सुनकर पूरी बडीज गैंग चौंक गई। उधर अक्षय बहुत नाराज हुआ आरोही से और व्यंग्य भाव से बोला, आरोही उठो, मैंने कहा कि अगर आपका विश्राम हो गया है तो आप थोड़ी देर उठ सकती हैं। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी और फिर किसी तरह दिशा का सहारा लेकर आरोही ऊपर उठती है। वो कुछ बोल पाती कि उसकी खांसी शुरू हो गई। आरोही खांसते खांसते ही अक्षय से कहती है, सुन रही हूँ मैं तुम्हारा लेक्चर, क्या कह रहे थे तुम दोनों अभी के अभी एक दूसरे से सॉरी बोलो। अक्षय ने आरोही और अर्नव की ओर देखकर कहा, मगर अर्नव इस बात से बहुत झुंझलाया और आरोही की ओर देखकर चिढ़कर बोला, व्हाट रबिश, सॉरी, और वो भी इस बदतमीज लड़की से? नेवर, मैं कभी इसे सॉरी नहीं बोलूंगा। आरोही को फिर से खांसी आनी शुरू हो जाती है। वो पहले खांसती है और फिर तिल मिलाकर अर्नव से कहती है, और रियली जैसे मैं तो मरी जा रही हूँ तुमसे सॉरी के लिए, है ना? मगर अर्नव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आरोही को खांसी आ रही है। वो तो वहीं उधर अक्षय ये समझता है कि आरोही ये सब जानबूझकर नाटक कर रही है जिससे उसे सॉरी ना बोलना पड़े।
उसकी इस हालत पर अक्षय ने कहा, व्हाट द हेल? आरोही, ये अब तुम्हारा कौन सा ड्रामा चल रहा है जो बेवजह खांसी जा रही हो? स्टॉप योर प्रैंक एंड से सॉरी टू अर्नव। आरोही बोलने की कोशिश करती है मगर वो फिर से खांसने लगती है और लगातार खांसी की वजह से उसकी आंखें भी लाल हो चुकी हैं। थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद वो फिर से एक बार बोलने की कोशिश करती है, व्हाट, सॉरी, और वो भी इससे नेवर 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 एवर। यू नो, मेरी जो हालत है ना अभी, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो अर्नव। अर्नव को बहुत अच्छे से पता था कि आरोही की हालत क्यों बिगड़ रही है, पर फिर भी वो उसे अब तक इसलिए इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो उसे सबक सिखाना चाहता था कि उसकी बात ना मानकर आरोही ने कितनी बड़ी गलती की। आरोही की बात सुनने के बाद अर्नव हंसा और व्यंग्य भाव से बोला, व्हाट, आर यू मैड? मतलब तुम खांस रही हो, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं? दिमाग खराब हो गया क्या, या तुम होश में नहीं हो? जवाब में आरोही खांसते हुए ही बोलती है, लिसन, तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे ये बताने की कि ये बैंगन खाना है, मत खाओ। अर्नव धीरे से मुस्कुराया और आरोही की इस बेवकूफी पर बड़े प्यार से उसके ऊपर ताना मारते हुए बोला, ओह रियली? तो मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। वो तो तुम थी जो खुद अपनी मर्जी से बैंगन की सब्जी खाई। आरोही, जब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी है ना, तुम्हारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ है। दूसरी ओर अक्षय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है और अब कौन सी नई बात को लेकर आरोही और अर्नव लड़ रहे हैं। अपने मन में वो यही सोचने लगा, कहाँ सॉरी बोलने के कारण इनके बीच थोड़ा सॉर्ट आउट होता है, पर नहीं, इनके बीच ये खांसी और बैंगन के चक्कर की वजह से अब एक नई जंग स्टार्ट हो गई। अक्षय ये सब सोच ही रहा होता है कि वेद अर्नव से अंदर चलने की बात कहता है, मगर अर्नव वेद के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे थोड़ी चिंता हो रही थी आरोही के लिए। हाँ, तो तुम्हें किसने बोला था कि ये बताने को कि बैंगन खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, और मैंने भी गुस्से में आकर बैंगन वाली सब्जी को खा लिया। आरोही बच्चों की तरह रोते हुए कहती है। अक्षय को याद आया कि आरोही को बैंगन की सब्जी से एलर्जी है और इससे पहले भी वो इस सब्जी को खाकर ऐसे ही बीमार पड़ी थी जब वो पहली बार बडीज के साथ जयपुर घूमने आई थी। अक्षय को बहुत पछतावा होने लगा और आरोही को सॉरी बोलते हुए उसने कहा, ओह यस अर्नव, आई रिमेम्बर कि आरोही को बैंगन से एलर्जी है। आई एम सो सॉरी आरोही, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया। इधर दिशा भी बहुत परेशान हो गई आरोही की इस हालत पर और वो उसे टॉन्ट मारते हुए बोली, बट आरोही, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने हम सबसे कहा था कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अचानक तुम्हारी ये तबीयत कैसे खराब हो गई आरोही। अर्नव को दिशा का ऐसा मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे बहुत गुस्सा आया और वो दिशा से सख्त होकर कहता है, दिशा, जस्ट शट अप, जस्ट शट योर माउथ। आरोही की तबीयत खराब है और तुम उसके साथ मस्ती मजाक कर रही हो। अर्नव के डांटने पर दिशा को गिल्ट फील हुआ और आरोही को सॉरी बोलकर वो खामोश हो गई। पर बडीज हैरान हो गए जब अर्नव ने आरोही के लिए दिशा को तेज आवाज में डांटा, पर सबसे ज्यादा वेद और आरोही हैरान हुए। वेद को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसलिए वो धीरे से अंदर हॉल में चला गया। आरोही को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से अर्नव उसके लिए इतना कंसर्न क्यों दिखा रहा है, पर तभी उसकी खांसी एक बार फिर से शुरू होने लग जाती है। दिशा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि अर्नव ने उसे डांटा है, बल्कि वो तो बहुत खुश हुई ये देखकर कि चलो कम से कम आरोही की फिक्र तो करता है अभी भी वो। आरोही दोबारा से फिर खांसते हुए अर्नव से बोली, मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तो इसे ठीक भी तुम ही करोगे, अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। व्हाट द हेल? अर्नव ने आंखें दिखाते हुए आरोही से कहा। आरोही खांसी की वजह से बहुत इरिटेट होने लगी थी और अर्नव से जिद करते हुए तुनक कर बोली, व्हाट द हेल, मुझे बाद में बोलना, पहले तुम जाओ मेरे लिए अभी मेडिसिन लेकर आओ राइट नाउ। पर अर्नव उसे परेशान करना चाहता तो मेडिसिन लाने से मना करते हुए बोला, मेडिसिन, और वो भी तुम्हारे लिए? नेवर, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था खाने को। आरोही आगे कुछ बोल पाती कि तभी उसे चक्कर आने लगे और बेहोश हो जाती है, पर उसकी कमर को पकड़कर अर्नव उसे अपनी बाहों में सहारा देता है। आरोही को अर्नव की बाहों में बेहोश देखकर दिशा और अक्षय बहुत परेशान हो गए और इसके लिए अक्षय खुद को जिम्मेदार ठहराता है कि काश उसने आरोही को बाहर लॉन में बुलाया ही नहीं होता। तभी साक्षी भी बाहर लॉन में आई और आरोही को बेहोश देखकर वो घबरा गई और सारा ब्लेम अर्नव के ऊपर डालने लगी। अक्षय उसे शांत कराता है और मेडिसिन लाने के लिए कहता है, पर अर्नव ये कहकर उसे रोक देता है कि नो अक्षय, वी शुड गो टू द हॉस्पिटल राइट नाउ। आरोही के लिए अर्नव को परेशान होता देखकर सभी बडीज बहुत खुश होते हैं। अक्षय, दिशा, साक्षी और अर्नव हॉस्पिटल जाते हैं और वहां वे आरोही को एडमिट कराते हैं, जहां डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि इन्हें किसी चीज से एलर्जी की वजह से इतनी ज्यादा तबीयत बिगड़ी है और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से डॉक्टर आरोही को ग्लूकोज चढ़ाते हुए बडीज से कहते हैं,
अच्छा हुआ कि आप सब इन्हें टाइम पर ले आए, वरना लो ब्लड प्रेशर और लगातार खांसी की वजह से इनकी कंडीशन और भी बुरी हो सकती थी। अर्नव डॉक्टर को थैंक्स बोलकर आरोही के लिए मेडिसिन लेने जाता है और इधर एक बार फिर तीनों तिकड़म मतलब दिशा, साक्षी और अक्षय की बातें शुरू हो जाती हैं। गाइस, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? दिशा और अक्षय साक्षी को पिंच करते हैं। साक्षी आरोही के लिए अर्नव की कंसर्न देखकर खुश होते हुए कहती है, कितना अच्छा लग रहा है ना अर्नव को इस तरह देखकर। काश कि अर्नव और आरोही की सारी गलतफहमियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और फिर दोनों फिर से एक हो जाएं, है ना? अक्षय ने एक हल्की मुस्कान के साथ दिल में उम्मीद लिए हुए कहा, हाँ दिशा, तुम देखना वाहिगुरु जी सब ठीक कर देंगे। साक्षी अभी थोड़ी देर पहले आरोही की इस हालत के लिए अर्नव को जिम्मेदार ठहरा रही थी, पर अब ये सोचकर खुश हुई कि चलो जो भी कुछ होता है सब हमारे भले के लिए होता है। तो साक्षी भी दिशा और अक्षय से अर्नव के बारे में बातें करती हुई बोली, गाइस, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर ये जो कुछ भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया ना कि अर्नव के दिल में अभी भी आरोही के लिए थोड़ी सी ही सही लेकिन जगह तो बची हुई है। दिशा और अक्षय भी साक्षी की बात से अग्री करते हैं और वे तीनों यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द आरोही अर्नव के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। रात के 11 बज रहे थे और आरोही अभी तक बेहोश थी। दिशा भी अपनी मम्मी को कॉल करके आरोही की तबीयत के बारे में सब बता देती है। आरोही को अकेले छोड़कर किसी का भी रिजॉर्ट में वापस जाने का मन नहीं कर रहा था, यहां तक कि अर्नव का भी। वो बहुत ही गिल्ट फील कर रहा था। आरोही की ऐसी हालत देखकर सब डिसाइड करते हैं कि आज रात कौन रुके यहां हॉस्पिटल में। गाइस, तुम सब रिजॉर्ट चले जाओ, मैं हूं ना यहाँ आरोही के पास। बडीज यही बोलते हैं कि उन्हें भी हॉस्पिटल में रुकना है, लेकिन अंत में यह डिसाइड होता है कि कोई नहीं जाएगा और सब यहीं रुकेंगे। अर्नव, साक्षी, दिशा और अक्षय भी रुक जाते हैं। अक्षय भी एक डॉक्टर था, तो उसने हॉस्पिटल के डॉक्टर को कन्विंस कर लिया था कि उन्हें भी आरोही के पास रुकने दें और डॉक्टर से परमिशन भी मिल जाती है। रात का दूसरा पहर चल रहा था, मगर अर्नव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो खुद इसलिए जागता रहा ताकि आरोही चैन से सो सके। न जाने क्यों आरोही की यह हालत देखकर उसकी आंखों में पानी आ गए थे। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हो रहा है, क्यों उसे आरोही की इतनी फिक्र हो रही है। इसी वजह से अर्नव अपने आप पर बहुत गुस्सा उतारता है। रात बीती और सुबह हुई, जो एक नए सवेरे का इंतजार कर रही थी, ये सोचकर कि आरोही और अर्नव के जीवन में भी नई सुबह हो। आरोही अब पहले से बेटर फील कर रही थी और उसे अब होश भी आ चुका था। अर्नव के सिवा सभी बडीज आरोही से मिलकर उसका हाल चाल जानते हैं और जब वे आरोही से मिल लेते हैं तब अर्नव अंदर रूम में आता है और आरोही को उसका फोन देते हुए हालचाल पूछने लगा। आर यू ऑल राइट? उसके सवाल के जवाब में आरोही धीरे से उठकर तकिए पर टेक लेती है और कहती है, आई एम फाइन। अर्नव भी मुस्कुरा देता है और उससे कहता है, आरोही तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूं। अर्नव ये कहते हुए वहां से चला जाता है, मगर आरोही की आंखें भर आती हैं और अर्नव के हाथ को थामकर उसे रोकते हुए बोली, प्लीज प्लीज अर्नव, थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाओ। और अक्षय तो गया हुआ है ना डॉक्टर से मिलने, प्लीज रुक जाओ ना। उसके इस तरह रोकने पर अर्नव उसे मना नहीं कर पाया और फिर वो भी उसके पास एक स्टूल लेकर बैठ ही गया। तो आरोही के चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी बिखर गई। दोनों के बीच बातचीत तो हुई, पर शब्दों से नहीं, आंखों और नजरों के छेड़छाड़ से हुई। अर्नव एकटक खामोश होकर आरोही को देखने लगा तो उसने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली और कुछ देर बाद अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए शांत स्वर में बोली, बडीज मुझे बता रहे थे कि मैं बेहोश हो गई थी एंड तुमने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। क्या ये सच है अर्नव? कुछ पल की खामोशी के बाद अर्नव ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैंने और बडीज ने तुम्हें एडमिट कराया है। अपना सवाल का जवाब पाकर आरोही निशब्द हो गई और एक गहरी सोच में डूब गई। वो तो ये सोचकर शौक हुई कि अर्नव के दिल में इतनी नफरत है, फिर भी उसने मुझे एडमिट कराया। तभी अर्नव ने उससे पूछा, क्या हुआ, किस सोच में डूब गई हो तुम? आरोही बहुत गिल्ट फील करने लगी थी। वो उदास हुई और भावुक होते हुए नम आंखों से कहने लगी, कल मेरा बहुत मूड ऑफ था अर्नव। तुम्हारे और मेरे बीच हुई आर्ग्यूमेंट का गुस्सा मैंने अपने ऊपर उतार दिया, ये फैक्ट जानते हुए भी कि बैंगन की सब्जी खाने से मुझे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। अगर मैं नहीं खाती तो तुम सबको इतना टेंशन नहीं देती ना। आरोही मायूस होने लगी तो अर्नव उसे नॉर्मल करने के लिए अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रखते हुए मीठी आवाज में बोला, इट्स ओके, जो हुआ उसे भूल जाओ, पर अब तुम दोबारा बैंगन की सब्जी मत खाना। पर आरोही को अच्छा नहीं लगा जब अर्नव ने अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रखा। उसने धीरे से अपना हाथ हटा लिया और अपने बाल को ठीक करने लगी। अर्नव को लगा शायद आरोही को थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए, तो वो किसी बहाने वहां से जाने लगा। पर तभी आरोही का फोन बजता है। उसने फोन उठाया
और फोन को कान में चिपकाते हुए बोली। हेलो। दूसरी ओर से आवाज आई। आवाज सुनकर आरोही का चेहरा एकदम चमक गया, जैसे कि उसकी सारी बीमारी ही दूर हो गई, और खुशी से चिल्लाते हुए कही, अरे भावेश, कैसे हो यार तुम? कॉल भावेश का था और उसका नाम सुनते ही अर्नव के कदम भी वहीं रुक गए। उसने पलटकर देखा तो आरोही बहुत ही खुश नजर आ रही थी और उसकी आवाज में भी खिलखिलाती हुई हंसी थी। तो अर्नव को खूब गुस्सा आया और आरोही की बेवफाई उसे फिर से याद आने लगी। आरोही को इस तरह भावेश के साथ खुशी से बात करते हुए देख अर्नव की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसे समझ आ गया था कि आरोही ने कभी भी उससे प्यार नहीं किया था, वो सिर्फ झूठे प्यार का दिखावा कर रही थी उसके साथ। आरोही और बडीज को बिना बताए अर्नव वहां से वापस रेस्टोरेंट आ जाता है। इधर भावेश का कॉल कट होने के बाद आरोही आंखें मूंद कर आराम करने लगी और तभी उसका हालचाल पूछने के लिए दिशा, अक्षय और साक्षी आते हैं। डॉक्टर के द्वारा फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाने के बाद शाम को आरोही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बडीज के साथ रिजॉर्ट में आती है। वैष्णवी जी आरोही की तबीयत के बारे में पूछती है और आरोही उन्हें बताती है कि अब वो पूरी तरह से ठीक है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए आरोही और बाकी लोग भी डिनर करने के बाद सोने चले गए। अगले दिन सभी लोग सुबह जल्दी उठ गए क्योंकि आज दिशा और अक्षय की पूल पार्टी होने वाली है, इसलिए सभी बडीज वहां की तैयारियों में लगे हुए हैं। आरोही देर रात सोई थी, इसलिए वो अभी नींद से जागी नहीं थी। पूल पार्टी की प्रिपरेशन भी अब पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और पार्टी का थीम ब्लू एंड व्हाइट रखा गया था। लॉन के साइड में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया था जहां फ्लावर्स से डेकोरेशन किया गया था और उसके साइड बड़े बड़े लेटर में पूल पार्टी लिखा हुआ था। डेकोरेशन लगभग पूरी हो चुकी थी। आज की पूल पार्टी में वो सब कुछ था, ग्लैमर, म्यूजिक, डांस, रोमांस और वाइन। यह पूल पार्टी विशेष तौर पे दिशा, अक्षय और उनके सारे फ्रेंड्स के लिए रखी गई थी, जहां बड़े बुजुर्गों का कोई काम नहीं था। पार्टी में सबसे पहले दिशा और अक्षय आते हैं और इस दिन को खास बनाने के लिए वे सेल्फी पॉइंट पर जाकर डिफरेंट पोजेस में पिक्चर क्लिक करवाते हैं। पार्टी में दिशा और अक्षय के सभी फ्रेंड्स आ चुके थे, जहां साक्षी और दिशा एक ओर, तो वहीं दूसरी ओर अक्षय और वेद के साथ अर्नव भी अपने दुख दर्द को भुलाकर उनकी खुशियों में शामिल हुआ था। आज अर्नव भी कुछ कम हैंडसम नहीं लग रहा था। ब्लू डेनिम शर्ट और ब्लू जीन्स बिल्कुल हॉट एंड हैंडसम हंक लग रहा था। अर्नव ने वहां सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। लोग दिशा, अक्षय को छोड़कर बस उसी को ही देख रहे थे। दिशा, अक्षय और साक्षी भी अर्नव को आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे थे। अर्नव के साथ वेद भी पार्टी को ज्वाइन करता है और अर्नव के लुक्स के लिए बडीज तारीफ करते हैं। ओह माय गॉड अर्नव, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। अर्नव की तारीफ करते हुए दिशा बोली। इतनी भी तारीफ मत करो मेरी कि अक्षय को मुझसे जेलसी होने लगे। अर्नव ने मुस्कुराकर दिशा को चिढ़ाते हुए कहा। उन दोनों की बातें सुनकर बडीज हंसने लगे और अक्षय को जेलस फील कराने के लिए दिशा की ओर देखकर कहने लगी, यू नो व्हाट